हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्वा एजुकेशन। तो दोस्तों, आज हम पर्टिकुलरली बात करने वाले हैं एग्रीकल्चर एंड कंसर्न सब्जेक्ट के अंतर्गत जो हमारी अपेडा एमसीक्यू सीरीज जो है चल रही है। इसमें हमारी आज जो है क्लास नंबर 2 होने वाली है। बात करें देखिए आज की क्लास की, तो आज की क्लास में हम यहाँ पर पर्टिकुलरली जो टॉपिक कवर करेंगे उसमें जो है हमारे जो इंक्लूडेड टॉपिक रहेंगे वो आपके प्लांट हार्मोन रिलेटेड रहेंगे। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें तो हॉर्मोन्स के अलावा जो हमारे पास इंपॉर्टेंटली एक काफी इंपॉर्टेंट जो कंसेप्ट वहां पर बनते हैं, ठीक है, टिश्यूज से रिलेटेड जो कंसेप्ट बनते हैं। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो दूसरे सेल्स और अदर हमारे पास यहाँ पर प्रोपागेशन रिलेटेड जो कंसेप्ट बनते हैं उनसे रिलेटेड जो है आज की क्लास हमारी कंप्लीटली होने वाली है। ठीक है, कि प्लांट में अगर देखा जाए तो जो प्रोपागेशन की जाती है, चाहे हम हॉर्टिकल्चरल क्रॉप में यहाँ पर मोस्टली देखें कि जो हॉर्टिकल्चरल क्रॉप है उनमें किस तरीके से जो है प्रोपागेट किया जाता है, प्लांटिंग जो है कैसे की जाती है, बाय सीड की जाती है या कोई अदर मेथड्स वहां पर रहते हैं, तो उससे रिलेटेड जो है कंप्लीट हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। और साथ ही साथ जो है इसमें इंक्लूडेड रहेगा आपका माइक्रो प्रोपागेशन का पोर्शन। ठीक है, यानी कि जहां पर हम बात करेंगे टिश्यू कल्चर और इसके अलावा जितने भी हमारे पास जो है डिफरेंट अदर जो इन विट्रो प्लांट प्रोपागेशन के मेथड होते हैं जो लेबोरेटरी में कंडक्ट किए जाते हैं उनके बारे में जो है ओवरऑल बात करेंगे और उनसे रिलेटेड जो आपके इंपॉर्टेंट 30 MCQ बनते हैं उनके बारे में जो हम बात करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते देखिए क्लास में और शुरू करते हैं आज की सेकंड क्लास को। तो देखिए सबसे पहला जो क्वेश्चन है हमारे पास हार्मोन रिलेटेड बात करेंगे। ठीक है, जो फाइटो हार्मोन यानी कि प्लांट हार्मोन्स रहते हैं उनके बारे में जानेंगे। देखिए जो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पर है वो है आपका, हु कॉइन्ड द टर्म फाइटो हार्मोन। जो फाइटो हार्मोन टर्म है वो किसके द्वारा जो है दी गई है, ये आपको बताना है। तो देखिए फाइटो हार्मोन को हमें पहले समझना है कि होता क्या है। तो देखिए फाइटो का मतलब क्या होता है, प्लांट होता है, जैसे हम जानते हैं नॉर्मली। ठीक है, प्लांट्स जो है कहा जाता है, फाइटो टर्म प्लांट्स के लिए यूज होती है। और हार्मोन जो है आपका क्या हो गया, एक्स प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर भी जिन्हें हम कह सकते हैं। ठीक है, पीजीआर भी जिन्हें हम कह सकते हैं। ओके, अब देखिए यहाँ पर जो ऐसे हार्मोन्स हैं, ऐसे पर्टिकुलर जो कंपोनेंट्स और सब्सटेंसेस हैं जो प्लांट की ग्रोथ को या तो प्रमोट करते हैं या तो उसे इनहिबिट करते हैं। ठीक है, तो उन्हें क्या कहा जाता है, वो प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स कहलाते हैं और वही हमारे क्या होते हैं, प्लांट हार्मोन्स रहते हैं। ठीक है, यानी कि अगर देखिए यहाँ पर बात की जाए तो मेजरली हमारे पास दो कैटेगरीज रहती हैं। ओके, इस पर ध्यान देना आपने, मेनली दो कैटेगरीज रहती है हमारे पास किसकी, पीजीआर की, या जो प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स रहते हैं उनकी दो कैटेगरीज हमारे पास रहती हैं। पहली अगर हम बात करें तो उन्हें कहा जाता है प्रोमोटर्स। क्या कहा जाता है, प्रोमोटर्स कहा जाता है, यानी कि ये क्या करते हैं, ग्रोथ को प्रमोट करते हैं, बढ़ावा देते हैं। सेकंड जो कैटेगरी रहती है वो होती है इनहिबिटर की। ठीक है, कौन से होते हैं, इनहिबिटर की कैटेगरी जो है सेकंड हमारे पास देखने को मिलती है यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर मेनली तो ये दो क्लासेस में जो है यहाँ पर क्या रहते हैं, डिवाइडेड रहते हैं, जिसमें जो प्रोमोटर है, प्रोमोटर के अंतर्गत जो हमें देखने को मिलेंगे, प्रोमोटर के अंतर्गत कौन कौन से रहते हैं, जैसे कि आपका ऑक्सिन हो गया। ठीक है, ऑक्सिन हो गया, ये प्लांट की ग्रोथ को क्या करता है, प्रमोट करता है। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें जिब्रेलिन हो गया, जिब्रेलिन में भी कौन सा, जो GA3 है। ठीक है, और इसके अलावा जो तीसरा हमारे पास रहता है वो होता है साइटोकाइनिन। ठीक है, कौन सा रहता है भाई, साइटोकाइनिन। ठीक है, और इसके अलावा सेकेंडली अगर हम बात करें इनहिबिटर सेक्शन में, ठीक है, तो इनहिबिटर में हमारे पास यानी कि जो ग्रोथ को रोकने वाले होते हैं, ग्रोथ को इनहिबिट करने वाले होते हैं, ऐसे हार्मोन्स की अगर हम बात करें तो इसमें आपके पास कौन सा रहता है, एक तो हो गया ABA यानी कि हम एब्सिसिक एसिड कहते हैं। ठीक है, और सेकंड आपके पास रहता है यहाँ पर इथाइलिन। ठीक है, क्या रहता है, इथाइलिन। और इथाइलिन की अगर हम बात करें तो ये देखिए एक गैस रहती है नॉर्मली अगर देखा जाए। ठीक है, तो ये एक गैसियस हार्मोन है जिसको हार्मोन की कैटेगरी में इंक्लूडेड किया गया है। एक ऐसी गैस है, एकमात्र ऐसा ये हार्मोन है। ठीक है, तो इस तरह से देखिए दो कैटेगरीज हमारे पास रहती है, एक होता है प्रमोटर जो ग्रोथ को प्रमोट करते हैं, ग्रोथ को बढ़ाते हैं, दूसरे होते हैं इनहिबिटर यानी कि जो ग्रोथ को एक तरह से चेक कर देते हैं, रोक देते हैं। ठीक है, अब इससे रिलेटेड देखिए हमारे पास 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे यहाँ पर और उनसे रिलेटेड हम जो है बात करने वाले हैं। ठीक है, जब जब हमारे पास जो है यहाँ पर हार्मोन रिलेटेड बात आएगी उसके हार्मोन के बारे में हम जो है उसके फंक्शन के बारे में जो है डिटेल में बात करेंगे। ठीक है, तो जैसे कि देखिए यहाँ पर आपसे पूछा गया क्वेश्चन कि फाइटो हार्मोन जो ये टर्म है, ओके, ये जो फाइटो हार्मोन टर्म है ये किसके द्वारा जो है दी गई है, ये टर्म किसके द्वारा दी गई है। ठीक है, यानी कि वर्ड जो किसके द्वारा जो है दिया गया है। बाकी डिस्कवरी की अगर हम बात करें तो देखिए अलग अलग जो हार्मोन्स रहे उसकी डिस्कवरी के पीछे जो है अलग अलग साइंटिस्ट जो है वहां पर इन्वॉल्व थे हमारे पास। ठीक है, तो इसलिए देखिए तो राइट आंसर हमारे पास यहाँ पर रहेगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे पास ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ध्यान रखना है ऑप्शन नंबर
ए जो है यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। थाइमन के द्वारा जो है ये प्रोवाइड किया गया था, ये वर्ड जो कॉइन किया गया था फाइटोहॉर्मोन। ठीक है, चलिए आगे देखिए बात करते हैं यहाँ पर विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ओनली गैसियस प्लांट हार्मोन। देखिए इन हार्मोन्स में से कौन सा जो है ऐसा है जो गैसियस प्लांट हार्मोन है, यानी कि जो क्या है एक तरह की वो गैस है पर्टिकुलरली, बट उसको जो है हार्मोन की कैटेगरी में इंक्लूड किया गया है क्योंकि वो प्लांट की ग्रोथ को रेगुलेट करने में इन्वॉल्व रहता है। तो देखिए पहले भी हमने इसके बारे में बात की, राइट आंसर क्या हो जाएगा आपके पास, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि इथाइलिन हो जाएगा। अब देखिए इथाइलिन भी हमारे पास यहाँ पर कमर्शियल स्केल पे अगर देखा जाए, ठीक है, तो ये दो फॉर्म में हमारे पास यहाँ पर अवेलेबल रहता है। इसकी एक फॉर्म होती है इथरल, ठीक है, कौन सी फॉर्म होती है, इथरल फॉर्म होती है, और इसके अलावा सेकेंड फॉर्म इसकी होती है एक इथेफॉन। आपने ध्यान रखते हैं कौन सी, इथरल हो गया और इथेफॉन हो गया, ये दो यहाँ पर क्या रहती है, इसमें इसके दो डेरिवेटिव जो है यहाँ पर देखे जा सकते हैं, दो डिफरेंट फॉर्म देखी जा सकती है। जो इथरल है ये कैसी फॉर्म है, ये है लिक्विड फॉर्म इसकी, ठीक है, लिक्विफाइड फॉर्म होती है। जो इथेफॉन है ये है प्योरली गैसियस फॉर्म, ठीक है, ये ध्यान रखना, ये प्योरली गैसियस फॉर्म है, और जो इथरल है ये क्या है, लिक्विड फॉर्म है। और अगर इथाइलिन की हम बात करें तो ये क्या है भाई, राइपनिंग हार्मोन इसे कहा जाता है, क्या कहा जाता है इसे, राइपनिंग हार्मोन के नाम से ये जाना जाता है। ओके, ध्यान देना आपने, क्या कहा जाता है, राइपनिंग हार्मोन कहा जाता है इसे। यानी कि जो भी फ्रूट्स देखिए पकते हैं तो उनके पकने में जो है किसका रोल रहता है, इथाइलिन का जो है रोल रहता है। अब देखिए यहाँ पर पर्टिकुलरली कुछ ऐसे फ्रूट होते हैं जो पौधे में ही पक जाते हैं भाई, ठीक है, यानी कि वहां पर जो है ये जो इथाइलिन प्रोडक्शन होती है वो प्लांट के साथ जब तक अटैच होगा फ्रूट तब तक जो उसमें प्रॉपर्ली इथाइलिन प्रोडक्शन होगी और वो फ्रूट जो है पकेगा। ठीक है, और कुछ जो है ऐसे यहाँ पर हमारे पास फ्रूट देखने को मिलते हैं जो डिटैच करने के बाद भी, यानी कि तोड़ने के बाद भी प्लांट से वो फिर भी क्या होते हैं, उनमें राइपनिंग होती है क्योंकि उनमें इथाइलिन प्रोडक्शन जो है कंटिन्यूस होती रहती है मदर प्लांट से डिटैच होने के बाद भी। तो ऐसे में अगर बात करें तो दो कैटेगरीज हमारे पास देखने को मिलती है, जिसमें जो एक कैटेगरी रहती है वो कौन सी होती है, वो होती है क्लाइमेक्ट्रिक फ्रूट्स। ठीक है, कौन सी होती है, क्लाइमेक्ट्रिक फ्रूट्स की जो है वो कैटेगरी रहती है। ठीक है, और दूसरे कौन सी रहती है, नॉन क्लाइमेक्ट्रिक फ्रूट्स की, नॉन क्लाइमेक्ट्रिक फ्रूट्स। अब देखिए इसमें मेजरली डिफरेंस क्या देखने को हमें मिलेगा, जो क्लाइमेट्रिक फ्रूट है, क्लाइमेट्रिक फ्रूट ऐसे फ्रूट है जिनको पौधे से अगर जो है डिटैच किया जाए मैच्योरिटी के टाइम पर, अगर हम इनको पौधे से तोड़ दें और फिर पकाने के लिए रख दें तो ये पक जाएंगे भाई, ठीक है, तो ये पक जाएंगे। बट अगर बात करें नॉन क्लाइमेट्रिक फ्रूट की, अगर इनको पौधे से एक बार तोड़ दिया जाता है तो ये नहीं पकते, यानी कि पकने के लिए इनको पौधे के साथ जुड़ा रहना जो है क्या होता है, इंपॉर्टेंट वहां पर होता है। तो ऐसे फ्रूट्स में देखिए हमारे पास जो है सिट्रस, सारे के सारे जो सिट्रस फ्रूट होते हैं भाई, ठीक है, नींबू हो गया, संतरा हो गया, किन्नो हो गया, जितने भी सिट्रस फ्रूट रहते हैं सारे के सारे किस तरह के भाई, आपके सारे के सारे सिट्रस फ्रूट जो है नॉन क्लाइमेट्रिक टाइप है। ओके, इसके अलावा हो गया आपके पास लीची हो गया, ठीक है, लीची हो गया, इसके अलावा देखा जाए तो ग्रेप्स हो गया, ओके, पाइनएप्पल हो गया। ओके, ये जो फ्रूट्स हमारे पास है ये सारे के सारे कैसे, नॉन क्लाइमेट्रिक टाइप फ्रूट, यानी कि एक बार अगर पौधे से तोड़ दिया जाए तो ये पकेंगे नहीं, ठीक है, यानी कि पौधे में ही इनको पकने देना होता है पहले। इसके बाद क्लाइमेट्रिक फ्रूट की अगर हम बात करें तो देखिए इसमें आपके पास क्या हो गया, जो मेजर फ्रूट्स रहते हैं हमारे पास, मैंगो हो गया, एप्पल हो गया, ठीक है, यानी ये ऐसे फ्रूट्स हैं जिनको अगर आप जो है क्या करते हैं, अलग भी कर देते हैं पौधे से, उसके बाद इनको पकाने के लिए रख देते हैं तो ये पक जाते हैं। ठीक है, इसके अलावा जैसे बनाना हो गया, ओके, ये सारे के सारे फ्रूट्स कैसे हैं आपके, ये जो है क्लाइमेट्रिक फ्रूट के अंतर्गत हमें देखने को मिलते हैं। क्लियर हो गया भाई, और राइपनिंग हार्मोन कौन सा है, इथाइलिन है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, देखिए विच हार्मोन इज नोन एज द स्ट्रेस हार्मोन। तो देखिए स्ट्रेस हार्मोन किसे कहा जाएगा, प्रमोटर को कहा जाएगा, इनहिबिटर को कहा जाएगा। तो सिंपली अगर हम इसको समझे तो जो आपके इनहिबिटर टाइप हार्मोन रहते हैं उनमें से कोई एक होगा। ठीक है, इनहिबिटर टाइप हार्मोन कौन कौन से हैं यहाँ पर हमारे पास, इनहिबिटर जो है हमारे पास एक यहाँ पर दिया गया है, वो कौन सा है, एबीए है। बाकी तीनों की तीनों कैसे हैं, ऑक्सिन है, जिब्रेलिन है और साइटोकाइनिन है। ठीक है, ये तीनों की तीनों कैसे हैं, ये प्रोमोटर हार्मोन है। ठीक है, ये तीनों के तीनों प्रोमोटर हार्मोन है, और ये हमारे पास किस तरह का है, इनहिबिटर हार्मोन है। और यही जो हार्मोन है यानी कि एब्सिसिक एसिड इसका राइट आंसर हो जाएगा। और एब्सिसिक एसिड को हम क्या कहते हैं, स्ट्रेस हार्मोन कहते हैं, ये आपने ध्यान रखना है। कोई भी स्ट्रेस कंडीशन पौधे में आती है तो आप देखते होंगे पौधा जो है क्या हो जाता है, मुरझा जाता है, या जो है पौधे में से पत्तियां गिर जाती हैं, या पत्तियां जो है पीली पड़ने लग जाती हैं, क्योंकि पौधा जो है अपना जो मेन ट्रंक होता है पौधे का, ठीक है, जो मेन उसका तना होता है उसमें अपने जितने भी उसका फूड होता है उसको स्टोर करने की कोशिश करता है। और जितनी भी लीव्स देखिए पेरीफेरी में लगी रहती हैं, पत्तियां लगी हैं, टहनियां लगी हुई हैं, ठीक है, उन सभी के लिए जो है वो ट्रांसपोर्टेशन रोक देगा एक तरह से उसकी। ठीक है, जो भी
कंप्लीट इसके पास फूड मटेरियल रहेगा, जो भी रिजर्व फूड रहेगा। तो अब देखिए यहाँ पर क्या होता है, जो पत्ती की डंडी होती है, ठीक है, पत्ती का जो डंठल होगा उसके टिप पोर्शन पे अगर हम यहाँ पर बात करें, ठीक है, पत्ती के जो यहाँ से अटैच रहेगी पौधे के साथ, ठीक है, जो बिल्कुल कौन सा होगा यहाँ पर, जहां से जो है लीफ अटैच रहती है पौधे के साथ, ठीक है, उस भाग पे बनती है एक लेयर जिसे हम एब्सिशन लेयर कहते हैं, ठीक है, क्या कहा जाता है, एब्सिशन लेयर जो है यहाँ पर फॉर्म होती है, यानी कि उस जगह पर पर्टिकुलरली जो पॉइंट ऑफ अटैचमेंट है लीफ और प्लांट का या लीफ और स्टेम का, वहां पर जो है एब्सिशन लेयर जो है तैयार हो जाती है, यानी कि एब्सिसिक एसिड का अमाउंट वहां पर इंक्रीज हो जाता है। और ये किन किन कंडीशन में होता है, एक तो हमारे पास यहाँ पर देखा जाए तो सीजन के अकॉर्डिंग ये होता है, ओके। और इसके अलावा अगर बात की जाए तो अगर प्लांट में कोई स्ट्रेस कंडीशन आ जाती है, देखिए कभी कोई रोग लग जाता है, तो उस समय पर भी जो है प्लांट्स में ये एबीए सबसे ज्यादा जो है प्रोड्यूस होता है, ज्यादा से ज्यादा प्रोड्यूस होता है, और इस तरह से अपने जो डिफरेंट इसकी लीव्स होगी, फ्रूट्स होगी, उसकी जो है क्या हो जाती है यहाँ पर फॉल ऑफ वो हो जाते हैं, यानी कि पौधे से वो अलग हो जाते हैं, गिर जाते हैं। तो ऐसी हर एक स्ट्रेस कंडीशन में, यानी कि जब भी पौधा जो है हाई टेम्परेचर में हो, लो टेम्परेचर में हो, यानी कि किसी भी तरह की स्ट्रेस कंडीशन हो, तो उस समय पर जो है एबीए हार्मोन वहां पर क्या करता है, एक्टिव हो जाता है, इसकी जो प्रोडक्शन है वो इंक्रीज हो जाती है, ताकि जो बाहरी फैक्टर रहते हैं उनसे जो है क्या किया जाए, पौधे को बचाया जा सके। तो इसलिए से स्ट्रेस हार्मोन कहा जाता है, ठीक है। आगे देखिए बात करते हैं यहाँ पर, द फर्स्ट आइसोलेटेड ऑक्सिन फ्रॉम ओट कोल्यूप्टाइल इज, ये आपको बताना है भाई। देखिए ऑक्सिन जो है, ऑक्सिन हमारे पास जो है एक तरह के नेचुरल ऑक्सिन भी रहते हैं हमारे पास, ठीक है, और इसके अलावा अगर हम बात करें तो ऑक्सिन के हमारे पास अलग डिफरेंट डेरिवेटिव फॉर्म भी होती है, कुछ सिंथेटिक फॉर्म भी होती है, जैसे आपने नाम सुना होगा 2,4-D का, ठीक है, 2,4-D का नाम आपने सुना होगा। जो 2,4-D हमारे पास देखने को मिलता है, ठीक है, 2,4-D को हम किस तरह से यूज करते हैं भाई, 2,4-D को यूज किया जाता है एज अ हर्बिसाइड, ठीक है, हर्बिसाइड की तरह जो इसको हम क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं 2,4-D को, ठीक है, इसको जो है हर्बिसाइड की तरह इस्तेमाल किया जाता है, जिसे हम जो है क्या कहते हैं, 2,4-डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड, ठीक है, 2,4-डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड, ठीक है, ये इसका पूरा नाम रहता है। और इसको हम किस फॉर्म में यूज करते हैं भाई, हर्बिसाइड की फॉर्म में इसको यूज किया जाता है, ठीक है, हर्बिसाइड की फॉर्म में हम इसको क्या करते हैं, यूज करते हैं। वो भी कैसे, हर्ब को मारने के लिए यूज किया जाता है, जो ब्रॉड लीफ होते हैं, कौन से होते हैं, जो ब्रॉड लीफ वीड्स रहते हैं, ठीक है, ब्रॉड लीफ वीड को मारने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो अब देखिए 2,4-D की अगर हम बात करें तो ये भी क्या है, एक तरह का ऑक्सीजन ही हमारे पास देखने को मिलता है, बट ये सिंथेटिक ऑक्सीजन है। वैसे ही कुछ होते हैं नेचुरल ऑक्सीजन हमारे पास। तो यहाँ पर हमें ये बताना है, क्वेश्चन पूछा गया कि जो सबसे पहले ऑक्सीजन का पता लगाया गया था कि प्लांट में एक हार्मोन होता है, प्लांट में एक ऐसा केमिकल या ऐसा एक कंपोनेंट वहां पर पाया जाता है, ऐसा एक पदार्थ प्लांट में पाया जाता है कि जो एक तरह से ग्रोथ में इन्वॉल्व है। तो वो कहां से एक्सट्रैक्ट किया गया था, वो किया गया था ओट के कोल्यूप्टाइल रीजन से, ठीक है, जो ओट का कोल्यूप्टाइल रीजन देखने को मिलता है वहां से किया गया था। जैसे अब कोल्यूप्टाइल रीजन क्या है, जैसे ये सीड है नॉर्मली, ठीक है, सीड के अंदर क्या पाया जाता है, एम्ब्रियो पाया जाता है, ओके, सीड के अंदर एम्ब्रियो पाया जाता है, और एम्ब्रियो पोर्शन से ही क्या निकलता है, रूट और शूट सिस्टम निकलता है। रूट सिस्टम कहां से निकलता है, रूट सिस्टम निकलता है रेडिकल से, ओके, ये ध्यान रखना है। और इसके अलावा जो शूट सिस्टम होता है वो निकलता है प्ल्यूम्यूल से, ओके, कहां से, प्ल्यूम्यूल से। जो भाग होते हैं ये किसके अंदर पाए जाते हैं, सीड के अंदर जो एम्ब्रियो होता है, एम्ब्रियो के ये दो भाग होते हैं, एक होता है रेडिकल, एक होता है प्ल्यूम्यूल। अब देखिए यहां पर अगर हम बात करें, ठीक है, कौन कौन से, रेडिकल और प्ल्यूम्यूल। अब देखिए बात की जाए तो ये जो रेडिकल और प्ल्यूम्यूल होते हैं काफी ज्यादा नाजुक ऑर्गन एक तरह से रहते हैं ये एम्ब्रियो के अंतर्गत, ठीक है, तो इसलिए इनको प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ कवरिंग्स जो है वहां पर देखने को हमें मिलती है, ठीक है, कुछ कवरिंग्स हमें देखने को मिलती है, जैसे कि रेडिकल को कवर करने वाली जो एक तरह की कैप होती है जो उसको सुरक्षित रखती है भाई दूसरे जो भी हार्ड मिट्टी देखिए रहती है, ठीक है, सॉइल में कोई पैथोजन हो सकता है तो उससे वो बचा करके रखेगी रेडिकल को, वो कहलाती है कोलियोराइजा, ठीक है, क्या कहलाती है वो कहलाती है कोलियोराइजा। यानी कि रूट वाला जो रेडिकल है, रेडिकल को प्रोटेक्ट करने वाली जो कवरिंग होगी क्या कहलाएगी, कोलियोराइजा। इसके अलावा जो प्ल्यूम्यूल को कवर करने वाली और प्ल्यूम्यूल को एक तरह से प्रोटेक्ट करने वाली जो कवरिंग होगी उसे कहा जाएगा कोलियोप्टाइल, ठीक है, क्या कहा जाएगा उसे, कोलियोप्टाइल जो है उसे कहा जाता है। तो इस कोलियोप्टाइल रीजन में जो है सबसे पहले इस कोलियोप्टाइल रीजन से, किसके, ओट सीड के कोलियोप्टाइल रीजन से सबसे पहले क्या आइसोलेट किया गया था, ऑक्सीजन को जो है यहाँ पर निकाला गया था। और वो ऑक्सीजन की कौन सी फॉर्म थी ये आपको बताना है, जैसे आईबीए यानी कि इंडोल ब्यूटारिक एसिड, आईएए यानी कि इंडोल एसिटिक एसिड, एनएए यानी कि नेप्थेलिक एसिटिक एसिड, या 2,4-D
बताइए, है तो सारे के सारे हमारे पास क्या देखने को मिलते हैं, सारे के सारे जो है ऑक्सिन की ही फॉर्म है। पर सबसे पहले जो फॉर्म यहाँ पर निकाली गई थी वो कौन सी फॉर्म हमारे पास देखने को मिलती है भाई, वो फॉर्म रहती है आपकी IAA। ठीक है, ध्यान रखना, इंडोल एसिटिक एसिड। ठीक है, कौन सा है, इंडोल एसिटिक एसिड सबसे पहले जो है एक्सट्रैक्ट की गई फॉर्म थी जो ओट कोलेप्टाइल से निकाली गई थी, इंडोल एसिटिक एसिड। ठीक है, नेक्स्ट देखिए बात करते हैं विच फाइटो हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्रेकिंग सीड डोरमेंसी। अब देखिए प्लांट हार्मोन इनमें से ऐसा कौन सा है जिसका काम जो है सीड डोरमेंसी को ब्रेक करना रहता है। सीड डोरमेंसी को ब्रेक करने से पहले हमें यह बात यहां पर जाननी है कि सीड डोरमेंसी होता क्या है। तो देखिए सीड डोरमेंसी का मतलब क्या है कि जैसे हम सीड में देखते हैं कि जो बीज है, देखिए ठीक है, जो सीड है जब उसको सॉइल में लगाया जाता है, सॉइल में जब उसको प्लांट किया जाता है, तब सीड में क्या देखी जाती है, जर्मिनेशन देखी जाती है, यानी कि सीड जो है अंकुरित होता है। ठीक है, जर्मिनेशन उसमें देखी जाती है। ओके, यानी कि जब तक जो है सीड क्या हो रहा है, सॉइल में उसे लगाया जाएगा और वो जर्मिनेट हो रहा है, यानी कि किसी तरह की कोई डोरमेंसी जो है इसमें प्रेजेंट नहीं है प्रॉपरली, अगर वो जर्मिनेट हो रहा है। अगर आपने क्या किया, सीड को जो है सॉइल में भी वहां पर जो है सोइंग कर दी, उसके बाद भी वो जर्मिनेट नहीं हो पा रहा है, सारी की सारी कंडीशंस बिल्कुल सही है। ठीक है, ये ध्यान देना आपने, टेम्परेचर जितना उसके लिए चाहिए, टेम्परेचर की कंडीशन वो फेवरेबल है। ठीक है, सारी की सारी भाई टेम्परेचर जितना चाहिए वो फेवरेबल है उसके लिए, ह्यूमिडिटी जितनी चाहिए या मॉइस्चर जितना चाहिए, ठीक है, ह्यूमिडिटी या मॉइस्चर जितना चाहिए भाई वो उसके लिए अवेलेबल है पूरा का पूरा, लाइट जितनी चाहिए वो उसके लिए प्रॉपर्ली जो वहां पर अवेलेबल है, न्यूट्रिएंट जो जो चाहिए जर्मिनेशन के लिए वो सारे के सारे जो है अवेलेबल हैं। इन सभी फैक्टर्स की अवेलेबिलिटी के बाद भी अगर यहाँ पर प्रॉपर्ली सीड जर्मिनेट नहीं हो पा रहा है तो वो कंडीशन क्या कहलाती है, उसे हम कहते हैं डोरमेंसी। ठीक है, क्या कहते हैं उसे, डोरमेंसी जो उसे कहा जाता है। और यहाँ पर क्या हो जाता है, जो एम्ब्रियो है वो एक तरह से इनएक्टिव भी रहता है, ये भी हो सकता है, या क्या हो सकता है जो सीड कोट है, ठीक है, सीड कोट की वजह से हो सकता है कि सीड कोट में जो है अंदर पानी ही नहीं जा पा रहा है जिसके कारण सीड जर्मिनेट हो पाए, या इसके अलावा क्या हो सकता है कोई केमिकल कंपाउंड जो है सीड के अंदर हो सकता है जो उसको जर्मिनेट नहीं होने दे रहा है, वो भी हो सकता है, या यहाँ पर किसी हार्मोन की डेफिशिएंसी हो सकती है जो डायरेक्ट लिंक आपका किसके साथ रहता है, जिसका एक तरह से जर्मिनेशन को प्रमोट करने वाला जो हार्मोन है, तो वही हमारे पास यहाँ पर आंसर भी रहने वाला है। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा हमारे पास यहाँ पर, जर्मिनेशन को प्रमोट करने वाला जो हार्मोन है वो कौन सा होता है आपका, GA3 होता है, ये ध्यान देना आपने। ठीक है, ABA क्या है, एब्सिसिक एसिड इनहिबिटर का काम करता है ये। साइटोकाइनिन क्या है, ये सेल डिवीजन का काम करता है, इसके बारे में अभी आगे हम बात करेंगे। ठीक है, GA3 है आपके पास, GA3 यानी कि जिब्रेलिक एसिड। GA3 जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्म रहती है जिब्रेलिक एसिड की, इसमें लगभग जो है 20 हमारे पास डिफरेंट टाइप ऑफ जिब्रेलिक एसिड देखने को मिलते हैं, जिसमें जो GA3 है वो सबसे कॉमनली यूज्ड है। ठीक है, इसके बाद देखिए बात करें यहाँ पर इथाइलिन, इथाइलिन भी कैसा आपका जो है इनहिबिटर टाइप ऑफ हार्मोन रहता है जो राइपनिंग हार्मोन है। तो जर्मिनेशन को प्रमोट करने का काम किसका है भाई, यहाँ पर ये जो है GA3 का काम है। कौन कौन से काम है इसके भाई, एक तो जर्मिनेशन का काम हो गया, ये आपने ध्यान रखना है। दूसरा अगर हम बात करें, देखिए जो आपके पास कोई भी प्लांट है उसका जो इंटरनोड एलोंगेशन का काम ये करता है। ठीक है, यानी कि प्लांट की लेंथ को बढ़ाने का काम ये करता है इंटरनोड एलोंगेशन। ठीक है, इसमें जो है देखा जाए तो मेजर रोल जो है GA3 हार्मोन यहाँ पर बढ़ाता है। और इसके अलावा भी अगर देखें तो फ्लावरिंग को इंड्यूस करना भी इसका काम होता है। ठीक है, तीसरे काम की अगर हम बात करें क्या है, फ्लावरिंग इंडक्शन, यानी कि फ्लावरिंग को प्रॉपरली तरीके से करना और फ्लावरिंग को इंड्यूस कराना ताकि सही से जो है नंबर ऑफ फ्लावर को इंक्रीज किया जा सके, पौधे में जो है नंबर ऑफ फ्लावर ज्यादा हो जिससे यील्ड ज्यादा हो। तो ये सारे के सारे क्या देखे जाते हैं, इसके जो है मेजर फंक्शन हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो राइट आंसर कौन सा है, GA3 है। क्लियर हो गया भाई। तो अब देखिए GA3 को अगर हम ऐसे सीड में प्रोवाइड कराते हैं कि जिस सीड में जो है ये सारी सारी कंडीशन प्रोवाइड करने के बाद भी जर्मिनेशन नहीं हो रही है, अगर GA3 के साथ उसका ट्रीटमेंट किया जाता है तो तब जाकर के वो जर्मिनेट यहाँ पर हो जाता है। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट बात करते हैं, एपिकल डोमिनेंस इज मेनली रेगुलेटेड बाय विच हार्मोन। देखिए काफी छोटी क्लासेस से हम ये पढ़ते आते हैं कौन सा, एपिकल डोमिनेंस के बारे में। एपिकल डोमिनेंस क्या होता है कि जैसे अगर हम किसी पौधे की बात करते हैं, जैसे ये हमारे पास प्लांट है, ठीक है, ये प्लांट है और ये प्लांट की टिप है। ठीक है, ये प्लांट का एपिकल पोर्शन है भाई। ठीक है, ये जो है प्लांट का एपिकल पोर्शन है, एपिकल पोर्शन। ठीक है, प्लांट की ये टिप है, बाकी यहाँ पर देखा जाए तो प्लांट्स की जो है अदर लीफ वगैरह है, यहाँ पर जो है रूट पोर्शन है मान लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो ब्रांचिंग है देखिए प्लांट्स की, ये जो ब्रांचिंग आप देख पा रहे हैं इसकी जो ग्रोथ है
वो हमेशा देखा जाए तो इस टिप से जो है काफी स्लोली होती है, यानी कि टिप जो है काफी रैपिडली ग्रोथ करती है और ये जो ब्रांचेस बाकी की रहती है इसकी ग्रोथ जो है कम होती है। ठीक है, तो ये पोर्शन कौन सा कहलाता है? लेटरल पोर्शन इसे कहा जाता है। ओके, क्या कहा जाता है? लेटरल पोर्शन जो है ये रहता है। क्लियर है? और ऊपर वाला आपके पास क्या रहता है? ये एपिकल पोर्शन रहता है। तो अब देखिए ये इसकी जो ग्रोथ है, इसकी ग्रोथ जब तक जो है यहाँ पर होती रहती है तब तक जो है यहाँ पर ये ब्रांचिंग क्या है, इससे स्लोली ही ग्रो करेंगी। ठीक है, ये आपने ध्यान रखना है। यानी कि ये जो है जब तक टिप यहाँ पर प्रॉपर्ली ग्रो होती रहेगी इसकी ग्रोथ को ये स्लो बना करके रखेगा, इसके ऊपर ये दबाव बना करके रखेगा। तो इसी फिनोमिनन को हम एपिकल डोमिनेंस कहते हैं। ठीक है, क्या कहा जाता है इसे? एपिकल डोमिनेंस जो है इस फिनोमिनन को हम कहते हैं। और होता किसके कारण है? ये होता है ऑक्सिन के कारण। ठीक है, ये ध्यान देना है आपको। किसके कारण होता है? ये ऑक्सिन के कारण जो है एपिकल डोमिनेंस देखी जाती है। और मोस्ट कॉमनली यहाँ पर जो ऑक्सिन है इसकी जो ज्यादा कंसेंट्रेशन पाई जाती है वो पाई जाती है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में। ठीक है, किसमें पाई जाती है? या जिसे हम एपिकल मेरिस्टेम भी कहते हैं। ठीक है, मेरिस्टेम, मेरिस्टेम जिसे कहा जाता है या एपिकल मेरिस्टेम जिसे कहा जाता है या मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जिस पोर्शन में पाए जाते हैं टिप में, उसमें ये सबसे ज्यादा कंसेंट्रेशन में पाया जाता है। और ये क्या करता है? यहाँ पर जल्दी जल्दी ग्रो होता है और बाकी की जो ब्रांचिंग उसको सप्रेस कर देता है। और इसके अलावा देखिए अगर हम बात करें, देखिए अगर हम क्या करते हैं भाई, साइटोकाइनिन की एप्लीकेशन की जाती है, ये भी ध्यान देना है आपने। ठीक है, अगर साइटोकाइनिन की एप्लीकेशन की जाती है, ओके, जो सेल डिवीजन का काम करता है, साइटोकाइनिन की एप्लीकेशन अगर हम पूरे के पूरे पौधे में अगर करें तो वो एपिकल डोमिनेंस को क्या कर देता है? सप्रेस कर देता है। ठीक है, ये आपने ध्यान रखना है। क्या कर देता है? एपिकल डोमिनेंस को सप्रेस कर देता है। कौन सप्रेस कर देता है? अगर हम जो है साइटोकाइनिन की एप्लीकेशन यहाँ पर करते हैं, ये भी ध्यान रखना है। ओके, पूरे के पूरे पौधे पे साइटोकाइनिन छिड़का जाएगा तो एपिकल पोर्शन तो ग्रो करेगा ही करेगा, साथ ही साथ जो है ब्रांचिंग भी उसी तरीके से प्रॉपर्ली क्या करेंगे, यहाँ पर ग्रोथ दिखाएंगे अपनी। ठीक है, तो इस तरह से साइटोकाइनिन के एप्लीकेशन से जो देखा जाए तो ऑक्सिन का जो एपिकल डोमिनेंस है उसको सप्रेस किया जा सकता है। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पर बात करते हैं विच प्लांट हार्मोन इज एक्सटेंसिवली यूज्ड फॉर आर्टिफिशियल राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स। देखिए आर्टिफिशियल राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स के लिए कौन सा प्लांट हार्मोन इस्तेमाल में लाया जाता है? तो देखिए पहले से हम इसके बारे में बात करते आ रहे हैं, तो कौन सा है? इथाइलिन। ठीक है, इथाइलिन जो है यहाँ पर फ्रूट राइपनिंग हार्मोन के नाम से जाना भी जाता है। आगे देखिए यहाँ पर बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है द डिस्कवरी ऑफ जिब्रेलिन्स वाज एसोसिएटेड विद विच डिजीज इन राइस। देखिए जो डिस्कवरी की गई थी जिब्रेलिन की, जैसे हमने पहले ओट ऑफ कॉल्यूपटाइल से जो है ऑक्सिन को निकाला गया था, ठीक है, आईए को निकाला गया था। इसके अलावा देखा जाए तो जिब्रेलिन को भी जो है यहाँ पर राइस की किसी एक पर्टिकुलर डिजीज वाली जो राइस रहती है, राइस का प्लांट रहता है जिसमें एक पर्टिकुलर डिजीज लगी हुई थी इनमें से। ठीक है, वो इन्फेक्टेड था प्लांट इनमें से किसी एक पर्टिकुलर डिजीज से, उसमें से जो है जिब्रेलिन को निकाला गया था। तो देखिए उसमें कौन सा राइट आंसर हमारे पास हो जाएगा? फुलिश सीडलिंग डिजीज ऑफ राइस। ठीक है, ये आपने ध्यान रखना है। फुलिश सीडलिंग नाम इसके लिए क्यों दिया गया भाई? क्योंकि ये जो है सीडलिंग कैसी होती थी, बिल्कुल ऐसे जो है राइस में क्या बन गई सीडलिंग, यहाँ पर जब ये तैयार होती थी तो बिल्कुल इसकी लेंथ काफी ज्यादा होती थी और इसकी जो अगर थिकनेस की हम बात करें, इसकी अगर मोटाई की बात करें तो वो काफी थिन होती थी। ठीक है, कैसी होती थी? काफी थिन होती थी बट लॉन्ग होती थी। ठीक है, लंबाई इसकी काफी ज्यादा बढ़ गई थी प्लांट्स की। ठीक है, बट देखा जाए तो थिन काफी ज्यादा थी, जिसके कारण अगर थोड़ी भी हवा आती तो ये इजीली क्या हो जाती थी? टूट जाती थी। और ये किसके कारण था? ये था फंगस के कारण। किसके कारण था? एक फंगस के कारण था जिसे हम क्या कहते हैं? जिब्रेला फ्यूजिकोराई। ठीक है, क्या कहा जाता है? जिब्रेला फ्यूजिकोराई जो उस फंगस को कहा जाता है। और ये जो जिब्रेला फ्यूजिकोराई है, देखिए इसी में से जो है क्या किया गया था? जिब्रेलिन को एक्सट्रैक्ट किया गया था, इसीलिए हार्मोन का नाम भी क्या रख दिया गया? फिर जिब्रेलिन रखा गया, क्योंकि इसको जो है जिब्रेला फ्यूजिकोराई से एक्सट्रैक्ट किया गया था। जो किसका कॉजल ऑर्गेनिज्म रहता है? वो रहता है फुलिश सीडलिंग ऑफ राइस की जो डिजीज है उसका कॉजल ऑर्गेनिज्म रहता है ये। ठीक है भाई, आगे देखिए नेक्स्ट हम बात करते हैं जिएटिन इज अ नेचुरली अकरिंग। ये आपको बताना है, जिएटिन एक तरह की फॉर्म होती है, वो साइटोकाइनिन की है, ऑक्सिन की है, जिब्रेलिन की है या एबीए की है, ये आपको बताना है। तो देखिए जो जिएटिन है वो क्या है? वो एक तरह का साइटोकाइनिन रहता है। ठीक है, क्या है जिएटिन? साइटोकाइनिन है एक तरह का। अब साइटोकाइनिन की थोड़ी बात कर लेते हैं। देखिए जो साइटोकाइनिन है, जैसे नाम से ही पता चल रहा है, देखिए साइटो का मतलब क्या होता है भाई? साइटो टर्म किस लिए यूज करते हैं हम? सेल के लिए यूज करते हैं। ठीक है, और काइनिन टर्म किस लिए यूज की जाती है? ब्रेकडाउन या काइनेसिस के लिए यूज में लाई जाती है। ठीक है, तो साइटो का मतलब क्या हो गया? सेल। काइनिन का मतलब क्या हो गया? डिवीजन। ठीक है, तो इस तरह से अगर हम बात करें
तो साइटोकाइनिन का मतलब क्या हुआ, सेल डिवीजन, यानी कि सेल डिवीजन में जो इंपॉर्टेंटली रोल प्ले करता है ऐसा हार्मोन कौन सा है, साइटोकाइनिन जो है ऐसा हार्मोन जो हमें देखने को मिलता है। इससे क्या होगा, सेल का नंबर इंक्रीज होगा, सेल का साइज इंक्रीज होगा, ठीक है, उस चीज में जो है ये काम करता है, जिससे जो है प्रॉपर क्या होती है, प्लांट की ग्रोथ प्रमोट होती है, ठीक है, क्या होती है यहाँ पर, ग्रोथ प्रमोट होगी। तो इसीलिए इसको भी किस कैटेगरी में रखा गया है, प्लांट के ग्रोथ प्रमोटिंग हार्मोन कैटेगरी में जो इसको रखा गया है साइटोकाइनिन को। और साइटोकाइनिन की एक फॉर्म रहती है, ठीक है, कौन सी, G18, ठीक है, कौन सी रहती है भाई, G18 जो है साइटोकाइनिन की ही एक क्या है, डेरिवेटिव फॉर्म जो है इसकी देखी जाती है, ठीक है, तो नेचुरली पाया जाता है भाई। और नॉर्मली अगर हम बात करें, देखिए साइटोकाइनिन का ही ये क्या है, डेरिवेटिव होता है। ओके, इसके बाद नेक्स्ट देखिए यहां पर बात करें, द सिनर्जिस्टिक इफेक्ट ऑफ ऑक्सिन एंड साइटोकाइनिन इन टिश्यू कल्चर इज मेनली यूज्ड फॉर। देखिए यहां पर टिश्यू कल्चर में अगर हम देखें यहां पर, तो टिश्यू कल्चर किसे कहते हैं, जिसे हम उत्तक संवर्धन जो है हिंदी में इसे जाना जाता है उत्तक संवर्धन के नाम से, ठीक है। टिश्यू कल्चर में क्या किया जाता है, प्लांट में से या तो कोई सेल लिया जाता है, ठीक है, या तो कोई टिश्यू लिया जाता है, टिश्यू मतलब कि ग्रुप ऑफ सेल लिया जाता है, ठीक है, या तो सेल लिया जाएगा, ओके, या तो यहाँ पर कोई ग्रुप ऑफ सेल लिया जाएगा, या थर्ड अगर हम बात करें, या तो कोई कैलस यहाँ पर लिया जाएगा, या देखा जाए तो कोई प्लांट का छोटा पार्ट यहाँ पर लिया जाएगा, यानी कि कोई ऑर्गन जो है यहाँ पर लिया जा सकता है प्लांट में से। अब इन्हीं एक ही हिस्से से जो है पूरे के पूरे प्लांट को इन विट्रो कंडीशन में जो है यहाँ पर डेवलप किया जाता है। किस कंडीशन में, इन विट्रो कंडीशन, यानी कि जिसे हम लेबोरेटरी कंडीशन कहते हैं, लैब में ये तैयार किए जाते हैं, स्पेसिफिक जो भी इनकी रिक्वायरमेंट होती है टेम्परेचर की, न्यूट्रिएंट की, वो प्रोवाइड करा के इनके लिए, ठीक है, एक स्पेसिफिक मीडिया उसके लिए तैयार किया जाता है, जिसमें सारे के सारे न्यूट्रिएंट या जो भी इनकी रिक्वायरमेंट होती है वो ऐड कर दिए जाते हैं सप्लीमेंट के तौर पर, ठीक है, यानी कि ये प्लांट पार्ट हमारे पास होंगे, ओके, ऑर्गन्स में यानी कि रूट हो सकती है, लीफ हो सकती है, स्टेम हो सकती है, ठीक है, तो ये पार्ट लेकर के हम पूरे के पूरे लेबोरेटरी में उसको क्या करते हैं, नया प्लांट जो उसे डेवलप कर देते हैं और मल्टीपल प्लांट डेवलप करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए हमसे पूछा गया कि सिनर्जिस्टिक इफेक्ट जो रहता है ऑक्सिन का, सिनर्जिस्टिक इफेक्ट क्या होता है भाई, इसकी अगर बात करें, देखिए सिनर्जिस्टिक का मतलब होता है कि जैसे हमारे पास मान लीजिए दो कंपाउंड है, ए है और बी है, जब तक ए कंपाउंड अलग है, बी कंपाउंड अलग है, तब तक इनका जो कार्य करने की क्षमता है, देखिए इनकी जो कैपेबिलिटी है किसी भी रिएक्शन को फास्ट करने की या किसी भी रिएक्शन में इन्वॉल्व होने की, या इनका जो अपना इफेक्ट है, अपनी अपनी जगह पर अगर ये इंडिविजुअली वर्क कर रहे हैं तो इनका इफेक्ट जो है नॉर्मल रहेगा। बट जब दोनों कंपाउंड को हम एक साथ यहाँ पर मिला देते हैं, ठीक है, तो जब ये एक साथ मिलते हैं तो जितना ये अकेले अकेले फंक्शन करते थे उससे जो है ज्यादा फंक्शन ये करते हैं, उससे ज्यादा जो इनका रेट ऑफ रिएक्शन देखा जाता है। तो ऐसे इफेक्ट क्या कहलाता है, सिनर्जिस्टिक कहलाता है, जहां पर दो लोग मिलकर के जो है ज्यादा काम करें, अकेले अकेले जैसे नॉर्मली एग्जांपल अगर हम ले लें, कोई एक व्यक्ति है दूसरा व्यक्ति है, अकेले अकेले वो उतना काम नहीं कर पाएंगे जितना वो दोनों मिल करके काम कर पाएंगे। तो वैसे ही यहाँ पर अलग अलग कंपोनेंट में, अलग अलग कंपाउंड में भी देखा जाता है। तो ऐसा जो इफेक्ट है जहां पर मिलाकर के जब उनका यूज लिया जाता है कंपाउंड्स का, कंपोनेंट्स का, तब वो ज्यादा जो है यहाँ पर अपना इफेक्ट दिखाते हैं, ठीक है, जितना वो इंडिविजुअली नहीं दिखा पाते, तो उसे हम सिनर्जिस्टिक इफेक्ट जो है कहते हैं। तो यहाँ पर सिनर्जिस्टिक इफेक्ट के रूप में ऑक्सिन प्लस साइटोकाइनिन का हम इस्तेमाल करते हैं टिश्यू कल्चर में, जब हमें ये काम करना रहता है टिश्यू कल्चर वाला, ठीक है। तो ये मेनली किस लिए यहाँ पर इस्तेमाल में हम लाते हैं, स्टोमेटल क्लोजर में, या बोल्टिंग में, या इसके अलावा ऑर्गेनोजेनेसिस के लिए, या फ्रूट राइपनिंग के लिए। तो देखिए स्टोमेटल क्लोजर, बोल्टिंग, ये तो हमारे पास जो है फील्ड लेवल के ऑपरेशंस हो गए, जैसे स्टोमेटल क्लोजर हो रहा है तो वो लीफ में होगा भाई। बोल्टिंग हो रही है जो, यानी कि एक तरह से जो फ्लावर स्टॉक इनिशिएशन होती है पौधों में, ठीक है, उसे बोल्टिंग कहा जाता है, तो वो भी हमारे पास फील्ड में हो रही है प्रोसेस। फ्रूट राइपनिंग ये भी फील्ड में हो रही है, तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा यहाँ पर, ऑर्गेनोजेनेसिस जो है राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, कौन सा, ऑर्गेनोजेनेसिस। यानी कि प्रॉपर तरीके से जो हमने ये सेल कल्चर की है, टिश्यू कल्चर किया है, कैलस कल्चर किया है, इनमें से प्रॉपरली क्या बने भाई, रूट और शूट सिस्टम जो है प्रॉपरली पौधे में डेवलप हो, इस चीज के लिए जो है यहाँ पर हम किसको यूज करते हैं, ऑक्सिन और साइटोकाइनिन दोनों को जो है टिश्यू कल्चर में इस्तेमाल में लाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज क्लासिफाइड एज आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपागेशन। देखिए अब हमारे पास यहाँ पर जो क्वेश्चन रहेंगे वो वेजिटेटिव प्रोपागेशन से रिलेटेड रहेंगे, ठीक है, आपने ध्यान देना है, वेजिटेटिव प्रोपागेशन से रिलेटेड क्वेश्चन बात करेंगे अब, जो अगले 10 क्वेश्चन हमारे पास आएंगे। तो इसमें देखिए सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया, इनमें से पर्टिकुलरली जो है कौन सा मेथड ऐसा है, देखिए यहाँ पर जो आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपागेशन का मेथड है वो आपको यहाँ पर बताना है, ठीक है, जिसको जो है आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपागेशन के अंतर्गत रखा गया है। अब देखिए सबसे पहले हमें यह जानना जरूरी है कि प्रोपागेशन होती क्या है।
तो प्रोपगेशन देखिए देखा जाए तो प्लांट की मल्टीप्लिकेशन करना। जैसे हमारे पास कोई बीज था तो हमने बीज को बोया, ठीक है, हमारे पास 10 बीज थे, हमने 10 बीज को बोया, उसका पूरे के पूरे 10 के 10 पौधे उग गए और उन 10 पौधों में जो है बहुत सारे बीज हमें मिले। तो वो होता है प्लांट की प्रोपगेशन करना, प्लांट की मल्टीप्लिकेशन करना। तो प्रोपगेशन के दो तरीके होते हैं देखिए हमारे पास मेनली, ठीक है, कौन से होते हैं? दो तरीके होते हैं। एक तो होती है नेचुरल मटेरियल से प्रोपगेशन करना, ठीक है, जिसे हम जो है एक तरह से क्या कहते हैं, सेक्सुअल प्रोपगेशन कह सकते हैं इसे हम, ठीक है, यानी कि जहां पर हम जो है क्या करते हैं, सीड का इस्तेमाल करते हैं। और दूसरी हमारे पास होती है एसेक्सुअल प्रोपगेशन। ओके, कौन सी होती है? एसेक्सुअल प्रोपगेशन, ठीक है। सेक्सुअल प्रोपगेशन किसके थ्रू की जाएगी? ओनली थ्रू सीड, ठीक है। तो उस प्रोपगेशन को हम क्या कहेंगे? सेक्सुअल प्रोपगेशन। जब जो हम बीजों के द्वारा क्या कर रहे हैं, नए पौधे को उगा रहे हैं। इसके बाद सेकंड हमारे पास आती है एसेक्सुअल प्रोपगेशन। एसेक्सुअल प्रोपगेशन जो है दो तरह से कैटेगराइज रहती है। एसेक्सुअल प्रोपगेशन एक तो नेचुरल होती है, ठीक है, एक होती है नेचुरल और दूसरी रहती है ये आर्टिफिशियल, ठीक है। कैसी होती है? आर्टिफिशियल, ये आपने ध्यान रखना है, ठीक है। नेचुरल और आर्टिफिशियल जो है ये रहती है, दो तरीके की हमारे पास ये देखने को मिलती है। तो देखिए इसमें अगर नेचुरल क्या है भाई और आर्टिफिशियल क्या है। नेचुरल का मतलब ये रहता है कि जो भी हमारे पास जो है प्लांट के एसेक्सुअल पार्ट है, यानी कि सीड को छोड़ करके जितने भी पार्ट रहते हैं, जैसे स्टेम हो गया, देखिए, ठीक है, स्टेम हो गया या लीफ हो गया या रूट हो गया, ओके, ये जितने भी पोर्शन जो है प्लांट में हमें देखने को मिलते हैं सीड के अलावा, बीज के अलावा, जब इनका हम इस्तेमाल करते हैं पौधे को मल्टीप्लाई करने में, पौधे को ग्रो करने में, जैसे हमने देखिए जो रोज है, ठीक है, रोज का हम सीड नहीं लगाते, बार बार जो है क्या करते हैं, उसकी कटिंग ले लेते हैं और कटिंग को ही मिट्टी में जो है लगा दिया जाता है, उसी से नया पौधा उग जाता है, रोज का पूरा जो है वहां पर बुश तैयार हो जाती है, ठीक है। इसके अलावा देखिए हम बात करें यहाँ पर पत्तियों से, जैसे ब्रायोफाइलम एग्जाम्पल रहता है, पत्तियों से ही उग जाता है भाई ये प्लांट जो रहता है, ठीक है। कुछ जो है हमारे पास रूट पोर्शन से यहाँ पर उग जाते हैं नॉर्मली अगर देखा जाए, ठीक है। तो ऐसे क्या होते हैं, अलग अलग तरह से हम बात करें तो हमारे पास जो है यहाँ पर बीज के अलावा भी ऐसे प्लांट में पार्ट पाए जाते हैं जिनसे जो है प्लांट को मल्टीप्लाई किया जा सकता है, उनके नंबर को बढ़ाया जा सकता है, ठीक है। तो वो हमारी एसेक्सुअल वेजिटेटिव प्रोपागेशन कहलाती है, ठीक है। क्या कहलाती है? वो एसेक्सुअल वेजिटेटिव प्रोपागेशन कहलाती है। अब दो तरीके से ये होती है। अगर तो हम नेचुरल का ही इस्तेमाल यहाँ पर कर रहे हैं, ठीक है, जो नेचुरली ही हम जो पहले से ही नेचुरल तरीके से पौधे क्या होते हैं, प्रोपागेट होते हैं वेजिटेटिव पार्ट से, जैसे पोटैटो है भाई, ठीक है, नेचुरल का एग्जाम्पल क्या हो जाएगा हमारे पास? पोटैटो हो जाएगा, ठीक है, जिंजर हो गया भाई, ओके। तो ये क्या है? नेचुरली, यानी कि पोटैटो को हम क्या करते हैं, पोटैटो ही वहां पर प्लांट करते हैं, उसी में से नया पौधा जो है उग जाता है, तो ये हो गया नेचुरली। इसके अलावा आर्टिफिशियली क्या है कि हम जो है यहाँ पर स्टेम का या रूट या लीफ वगैरह इनमें से किसी भी प्लांट पार्ट का इस्तेमाल करके अपने आप जो है क्या करते हैं, यहाँ पर इनको जो है एक तरह से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। और ये फील्ड लेवल पर ही आपका मोस्ट कॉमनली किया जाता है, और जब इसको लेबोरेटरी लेवल पर करते हैं तब ये माइक्रो प्रोपागेशन कहलाता है। क्या कहलाएगा ये? तब माइक्रो प्रोपागेशन जो है ये तब कहलाएगा जब हम इसको लेबोरेटरी कंडीशन में करते हैं। जब फील्ड कंडीशन में हम करते हैं तब ये क्या कहलाता है? तब ये जो है आपका आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपागेशन कहलाता है, जिसके जो अलग अलग मेथड हमारे पास रहते हैं, जैसे आपके पास क्या हो गया, कटिंग मेथड देखिए इसमें हमें देखने को मिलता है, ग्राफ्टिंग मेथड जो हमें देखने को मिलता है, ओके, लेयरिंग हमें यहाँ पर देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये जो डिफरेंट मेथड हमारे पास यहाँ पर हैं, ये किस तरह के मेथड हैं? ये है आपके आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन, यानी कि पार्ट तो वेजिटेटिव ही इस्तेमाल कर रहे हैं, बट हम उसको अपने कोई टेक्निक का इस्तेमाल करके जो है हम उसको वहां पर कंडक्ट करा रहे हैं, जिससे हम नया पौधे को जो है वहां पर एक तरह से प्रोड्यूस करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए जो ट्यूबर फॉर्मेशन इन पोटैटो, तो ट्यूबर तो अपने आप वहां पर बन रहा है पोटैटो में, तो ये राइट आंसर नहीं होगा क्योंकि ये नेचुरल है। पूछा किससे गया? आर्टिफिशियल पूछा गया है यहाँ पर। सीड प्रोपागेशन इन व्हीट, सीड प्रोपागेशन देखिए व्हीट की जब हम सीड के थ्रू ही प्रोपागेशन करते हैं तो वो तो सेक्सुअल प्रोपागेशन हो गया, वो आपका जो है वेजिटेटिव में आता ही नहीं है। इसके बाद देखिए स्टेम कटिंग इन रोज है और सकर फॉर्मेशन इन बनाना, तो बनाना में भी सकर अपने आप ही बनते हैं। बट अगर हम बात करें देखिए स्टेम कटिंग इन रोज, ये क्या है भाई आपका? ये पास ये रहता है हमारे पास आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपागेशन का मेथड रहता है, ठीक है। काहे का ये आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपागेशन का जो है ये मेथड देखने को हमें मिलता है। कौन सा? रोज में जो हम स्टेम कटिंग करते हैं वो क्या है? वो आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपागेशन है, क्योंकि वो अपने आप में पौधा था। ऐसा नहीं है कि अगर हम उसको छोड़ देते तो वो अपने आप अपनी कटिंग निकाल करके कहीं उसका जो है प्रोपगेशन हो जाती, नहीं, ये हमने अपने आप किया, आर्टिफिशियली जो है ये तरीका अपनाया, तब जाकर के उसको प्रोपगेट किया जाता है। पोटैटो में है, जिंजर में है,
तो पोटैटो अगर पड़ा भी रहता तो वो अपने आप जो है वहां पर क्या हो जाता, स्प्राउट हो जाता। जैसे आप देखते हैं कि अगर घरों में हम पोटैटो ला करके रखते हैं तो कुछ दिनों बाद स्प्राउटिंग देखी जाती है, अनियन में देखी जाती है, ठीक है, पोटैटो में देखी जाती है, ठीक है, जिंजर में देखी जाती है। तो इस तरह से ये कैसे हैं, ये नेचुरली ही वेजिटेटिव पार्ट से प्रोपागेट होते हैं, बट ये सीड से होते थे, हमने इनको जो है आर्टिफिशियल मेथड से जो है क्या बना दिया, वेजिटेटिव प्रोपागेशन में जो है इनको इन्वॉल्व करा दिया, ठीक है। आगे देखिए नेक्स्ट, विच मेथड ऑफ प्रोपगेशन इन्वॉल्व जॉइनिंग ऑफ अ साइन एंड रूट स्टॉक टू ग्रो अ सिंगल प्लांट। इससे रिलेटेड देखिए प्रीवियस ईयर में भी क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, ठीक है, ये आपने ध्यान देना है। इसलिए हम कंप्लीट जितने भी प्रोपगेशन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं उनके बारे में डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर पूछा गया आपसे, देखिए जॉइनिंग ऑफ अ साइन एंड रूट स्टॉक, ठीक है, किस में जो है यहाँ पर देखा जाता है। यानी कि एक तो पोर्शन होता है कौन सा, साइन का पोर्शन, जो कौन सा होता है, अपवार्ड पोर्शन होता है पौधे का, उसे क्या कहा जाता है, साइन कहा जाता है, ठीक है। और एक जिसमें उसे ज्वाइन किया जाता है वो कौन सा होता है, उसे हम स्टॉक या रूट स्टॉक पोर्शन उसे कहा जाता है, ठीक है, क्या कहा जाता है, रूट स्टॉक या स्टॉक उसे कहा जाता है। अब ग्राफ्टिंग के अंतर्गत ये हमें देखने को मिलता है, ठीक है, ध्यान देना आपने, किसके अंतर्गत है ये, ग्राफ्टिंग के अंतर्गत हमारे पास एक क्या होता है, एक साइन होता है। यानी कि पर्टिकुलरली अगर हम स्टार्टिंग से देखिए इसको समझें सही से, तो एक हमारे पास पौधा है भाई, ये वाला, ठीक है, जो रूट स्टॉक वाला है, ये अलग पौधा है आपके पास, ठीक है, और ये जो साइन है ये अलग ही पौधा है। पहले सिर्फ रूट स्टॉक की यहां पर बात कर लेते हैं। ये जो रूट स्टॉक पोर्शन हमारे पास है, ये हमारे पास एक ऐसी वैरायटी है जिसकी जो जड़ वाला पोर्शन है वो अच्छे से ग्रो होता है और इसकी कैपेबिलिटी अच्छी होती है न्यूट्रिएंट को अब्सॉर्ब करने की, ठीक है, न्यूट्रिएंट को अवशोषित करने की। बट इसकी जो प्रोडक्शन है पौधे की वो अच्छी नहीं है, ठीक है, इसकी जो यील्ड है वो अच्छी नहीं है। बट जो हम इसमें क्या कर सकते हैं फिर, कि इसके ये रूट वाले पोर्शन का इस्तेमाल ले लो और बाकी जो ऊपर वाला पोर्शन है वो इसमें चेंज कर दो। तो चेंज कौन किस पोर्शन के साथ करेंगे, जो हाई यील्डिंग होगा। कैसा होगा, जो हाई यील्डिंग होगा। तो जो साइन है उसको हम कैसी वैरायटी का सिलेक्ट करते हैं, यहाँ पर हाई यील्डिंग वैरायटी का सिलेक्ट करते हैं और ऐसे रूट स्टॉक के ऊपर ला देते हैं जिसका जो न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन वगैरह वो काफी अच्छी है और इसमें हाई यील्डिंग है, बट इसकी न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन जो है उतनी ज्यादा सही नहीं थी। तो इसलिए हमने क्या किया भाई, इस रूट स्टॉक का इस्तेमाल ले लिया और दूसरे साइन का इस्तेमाल ले लिया हाई यील्डिंग वैरायटी का, और इन दोनों को जो है हमने क्या कर दिया, आपस में जोड़ दिया, ज्वाइन कर दिया। डिफरेंट टाइप ऑफ कट जो है यहाँ पर फॉर्म किए जाते हैं, अलग अलग तरह से जो है फॉर्म किए जाते हैं। जैसे एप्पल में अगर देखें, ठीक है, एप्पल में अगर हम बात करें तो एप्पल में आपका टंग ग्राफ्टिंग, ठीक है, कौन सा, टंग ग्राफ्टिंग का इस्तेमाल जो है एप्पल में किया जाता है, ठीक है। मैंगो की अगर हम बात करें, देखिए आम की अगर बात करें तो मैंगो में आपका वीनियर ग्राफ्टिंग का जो है इस्तेमाल किया जाता है। तो ये अलग अलग मेथड हमें देखने को मिलते हैं, ठीक है, ग्राफ्टिंग अलग अलग तरीके से। यानी कि हम जो है यहाँ पर कट फॉर्मेशन के बेसिस पर कैसे जो हम इन दो प्लांट पार्ट को चिपका रहे हैं आपस में, ठीक है, उस पर जो है डिपेंड करता है कि कौन सा ये टाइप आपका रहेगा, ठीक है। उसी के आधार पर जो है अलग अलग टाइप हमारे पास यहाँ पर देखने को मिलते हैं। तो इसमें अगर देखिए यहाँ पर बात की जाए आपका, ठीक है, इसमें अगर हम बात करें तो धीरे धीरे जो है जैसे ये आपने दो यहाँ पर क्या कर दिया, एडजॉइन कर दिया आपस में, तो यहाँ पर कैलस फॉर्मेशन होती है। क्या होता है यहाँ पर, कैलस फॉर्मेशन होती है, जिसके कारण जो है यहाँ पर ग्राफ्ट यूनियन तैयार हो जाता है। क्या बनता है, ग्राफ्ट यूनियन जो है यहाँ पर तैयार होता है और प्रॉपर्ली जो है इन दोनों के बीच में क्या हो जाता है, ट्रांसलोकेशन या जो ट्रांसपोर्टेशन होती है फूड मटेरियल की, या जो पूरा पूरा प्लांट की तरह ही ये दोनों अलग अलग वेराइटीज जो है वर्क करने लग जाती हैं, ठीक है। तो ये मेथड जो है आपका, जहां पर साइन और स्टॉक को हम इस्तेमाल करते हैं, जहां पर जो रूट स्टॉक है वो लोअर पोर्शन होता है, जड़ वाला पोर्शन होता है, और जो साइन है वो अपर पोर्शन होता है, प्रोडक्टिव वाला पोर्शन जो है होता है। तो क्वेश्चन ऐसा ही प्रीवियस ईयर में पूछा गया था कि जो लोअर पोर्शन होता है ग्राफ्टिंग में वो कौन सा होता है, तो वो रूट स्टॉक होता है या स्टॉक भी इसे हम कहते हैं, ठीक है। तो ये आपने ध्यान रखना है। आगे देखिए नेक्स्ट बात करते हैं, टी बडिंग इज द मोस्ट कॉमनली प्रैक्टिस्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप, ये आपको बताना है, देखिए, ठीक है। यानी कि यहाँ पर बडिंग का एक टाइप है, जैसे कटिंग हो गया, ग्राफ्टिंग हो गया, लेयरिंग हो गया, बडिंग हो गया, ये हमारे पास जो है आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपागेशन के मेथड होते हैं। टी बडिंग में क्या होता है, देखिए जैसे ये आपके पास जो है पौधा है, यहाँ पर जो है कोई बड निकला हुआ है, ठीक है, यहाँ पर जो है कोई नया स्प्राउट निकल रहा है, तो इसको हम क्या कर देते हैं भाई, यहाँ से कट कर देंगे इस तरह से, ठीक है, इसको हम जो है इस तरीके से यहाँ पर क्या कर लेंगे, कट कर लेंगे, यहाँ से जो हम इसको बर्ड को निकाल लेंगे भाई, ठीक है। ऐसे हमने बर्ड को यहाँ से निकाल लिया, तो अब आपके पास कैसे शेप का बर्ड यहाँ पर निकल करके आया, इस तरह की जो है शेप का बर्ड आपके पास जो है यहाँ पर निकल करके आया, ठीक है। तो यानी कि टी फॉर्म ये कर रहा है, देखिए, ठीक है, टी फॉर्म हो रही है, तो इसलिए इसे टी बडिंग कहा जाता है, या इसे हम शील्ड बडिंग भी कहते हैं, ये भी ध्यान रखना है भाई, ठीक है। या तो इसे टी बडिंग या इसे शील्ड बडिंग भी कहा जाता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है आपने। तो यहाँ पर देखिए पूछा गया कि जो टी बडिंग है कॉमनली किस में जो है वो प्रैक्टिस यहाँ पर की जाती है,
किस क्रॉप में जो है हम टी बडिंग का इस्तेमाल करते हैं कि ऐसे जब उसमें कोई बड दिखे तो उसमें से निकाल करके किसी दूसरे पौधे में जो है क्या कर दिया जाएगा, उसको लगा दिया जाएगा। ठीक है, किसी दूसरे प्लांट में उसको लगा दिया जाएगा। जो कम प्रोडक्टिव होगा, ये ज्यादा प्रोडक्टिव वाला है तो इसको हमने जो है एक बड यहाँ से निकाल दी, कम प्रोडक्टिव वाले पौधे के जो है वहां पर लगा दिया, तो उसमें भी ऐसी टहनियां जो है क्या हो जाएंगी, तैयार हो जाएंगी जिसमें प्रोडक्शन ज्यादा होती हो। तो इसलिए जो है इसको हम इस्तेमाल में लाते हैं। तो किस में जो है ये यहाँ पर इस्तेमाल में लाया जाता है, ये आपको जो है बताना है। देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपके पास, सिट्रस हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, सिट्रस जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। जैसे बनाना की अगर हम बात करें भाई, बनाना को हम कैसे प्रोपागेट करते हैं भाई, बनाना को प्रोपागेट किया जाता है आपका स्वॉर्ड सकर के द्वारा। ठीक है, स्वॉर्ड सकर्स के द्वारा जो है बनाना को प्रोपागेट हम करते हैं। यानी कि जो तलवार नुमा जो है सकर्स रहते हैं, जो बड़ा पौधा रहता है, प्लांट रहता है बड़ा केले का, उसके आसपास से जो है निकलते हैं तलवार नुमा जो छोटे छोटे पौधे होते हैं, उनका इस्तेमाल लेते हैं। इसके बाद नेक्स्ट देखिए हमारे पास यहाँ पर दिया गया है, कौन सा है ये आपके पास दिया गया है, पोम ग्रेनेट। तो पोम ग्रेनेट में हम क्या करते हैं, कटिंग का इस्तेमाल करते हैं। ध्यान देना है कि इसका कटिंग से जो हम इसे प्रोपागेट करते हैं। ठीक है, और बाकी देखा जाए तो सीड से भी प्रोपागेट किया जाता है। ठीक है, सेक्सुअली भी और एसेक्सुअली भी। एसेक्सुअली अगर देखा जाए तो कटिंग के थ्रू किया जाता है। वहीं पर एप्पल, जैसे अभी भी हमने बात की, एप्पल को हम किससे यूज एक तरह से प्रोपागेट करते हैं, इसको किया जाता है टंग ग्राफ्टिंग से। ठीक है, किससे किया जाता है, टंग ग्राफ्टिंग के इस्तेमाल से जो हम एप्पल की प्रोपागेशन यहाँ पर करते हैं। तो आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोपगेशन टेक्निक इज बेस्ट सुटेड फॉर लार्ज स्केल डिजीज फ्री प्रोडक्शन ऑफ बनाना। तो देखिए यहाँ पर ये पूछा गया आपसे क्वेश्चन है कि बनाना की अगर हम डिजीज फ्री प्रोडक्शन करना चाह रहे हैं और लार्ज स्केल में करना चाह रहे हैं, लार्ज नंबर में जो है प्लांट को प्रोड्यूस करना चाह रहे हैं, तो इनमें से कौन सी टेक्निक का हम इस्तेमाल लेंगे भाई, सीड के द्वारा प्रोपागेट करेंगे या उसको सकर के द्वारा करेंगे, ग्राफ्टिंग के द्वारा करेंगे या टिश्यू कल्चर के द्वारा। तो देखिए जब भी लार्ज स्केल और बिल्कुल जो है एसेप्टिक कंडीशन की बात आती है, डिजीज फ्री कंडीशन की बात आती है, लार्ज स्केल की बात आती है, तो यहां पर ध्यान देना है, राइट आंसर क्या हो जाएगा, टिश्यू कल्चर ही हमारे पास वहां पर राइट आंसर रहेगा। ठीक है, जैसे बनाना है, बनाना को अगर तो हम सकर के थ्रू करते हैं तो सकर तो लिमिटेड है, ऐसा नहीं कि हजारों सकर जो है एक पौधे के आसपास हैं, 3 से 4 सकर नॉर्मली जो है रहते हैं, उसमें से भी जो है 1 से 2 ही इस्तेमाल में लाए जा सकते हैं। बट टिश्यू कल्चर के थ्रू जो हम बनाना को क्या कर सकते हैं, यहाँ पर इसकी न्यूमरस नंबर ऑफ सीडलिंग जो है यहाँ पर तैयार कर सकते हैं, लार्ज नंबर ऑफ सीडलिंग तैयार कर सकते हैं और इसको प्रोपागेट इजीली कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर हम देखें तो वेजिटेटिव क्रॉप में अगर हमें यहाँ पर ज्यादा मल्टीप्लिकेशन वाले मेथड का इस्तेमाल करना हो, ठीक है, तो आपका टिश्यू कल्चर ही रहेगा इसमें भी। और इसके अलावा जो है शुगर केन हो गया, शुगर केन में भी हम जो है इसको इस्तेमाल में लाते हैं। ठीक है, अगला देखिए, विच क्रॉप इज कॉमनली प्रोपागेटेड यूजिंग एयर लेयरिंग। एयर लेयरिंग को हम क्या कहते हैं, गुटी मेथड भी कहते हैं। ठीक है, इसे गुटी मेथड भी कहा जाता है, ये ध्यान रखना है आपने। अब एयर लेयरिंग का मतलब क्या होता है, इससे पहले हमें लेयरिंग को समझना जरूरी है। जैसे हमने ग्राफ्टिंग में देखा कि एक प्लांट पार्ट जो है किसी दूसरे पौधे का है और जड़ वाला भाग जो है किसी दूसरे पौधे का, उनको आपस में जोड़ दिया, ग्राफ्टिंग हो गया। लेयरिंग की जब हम बात करते हैं तो देखिए एक ही पौधा हमारे पास अवेलेबल है। ठीक है, एक पौधा हमारे पास जो है यहाँ पर अवेलेबल है और इसमें जो है क्या है, डिफरेंट ब्रांचेस जो है आपको इसमें देखने को मिल रही हैं। तो इसमें से हम क्या करेंगे, देखिए एक ऐसी ब्रांच छांटेंगे जो लगभग जो है एटलीस्ट कितनी हो, 1 ईयर ओल्ड हो। ठीक है, लगभग 1 ईयर पुरानी हो। ठीक है, लगभग 1 साल तक की उम्र की ब्रांच जो हम इसमें से छांटेंगे। उस ब्रांच में क्या कर दिया जाता है, यहाँ पर उस ब्रांच में हम थोड़ा कट लगा देंगे, यानी कि उसका जो छाल वाला पोर्शन होगा इस पोर्शन से पूरा अलग नहीं करेंगे। ठीक है, जो छाल वाला पोर्शन है उसको जो हम क्या कर देंगे, रिमूव कर देंगे पूरी तरह से। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल उसके राउंड पोर्शन से छाल वाले पोर्शन को हम हटा देंगे। वहां पर हमें जो है अंदर की लकड़ी देखने को वहां पर मिलेगी, वुड देखने को मिलेगी। ठीक है, जब तक हमें वो ना दिखे तब तक आप उसको अच्छे से क्या करते रहें, उसको साफ करते रहें। ठीक है, और फिर जो है यहाँ पर जब हमें वुड अच्छे से वहां पर देखने को मिल जाए तो उसके बाद जो है यहाँ पर स्पेसिफिक कुछ मटेरियल लगा दिया जाता है। नॉर्मली सॉइल का ही इस्तेमाल जो है कर लिया जाता है। ठीक है, सॉइल प्लस उसमें हम कंपोस्ट भी डाल सकते हैं। ठीक है, सॉइल प्लस कंपोस्ट जो है यहाँ पर डाला जा सकता है, जिससे क्या देखा जाएगा, ठीक है, नॉर्मली मॉस भी डाला जा सकता है यहाँ पर। ठीक है, जो मॉस रहता है। ओके, तो यहाँ पर क्या देखा जाएगा, कुछ समय बाद जो है रूटिंग यहाँ पर हो जाएगी। ठीक है, 1 से 1.5 महीने में जो है यहाँ पर कंप्लीटली रूटिंग देखी जाएगी, इस पोर्शन से जो है जड़ें निकलना शुरू होगी। फिर इस पोर्शन को यहाँ से हम क्या कर देंगे, कट कर देंगे और ये जो आगे ब्रांच थी ये पूरा का पूरा एक क्या बन जाएगा, एक अलग ही पौधा जो है यहाँ पर बन जाएगा और इसको हम जो है प्लांट कर सकते हैं दूसरी जगह पर। तो ये क्या कहलाता है, एयर लेयरिंग है आपका ये। ठीक है, और लेयरिंग में नॉर्मली यही किया जाता है, पोर्शन को जो है ब्रांच के पोर्शन को छील दिया जाता है, फिर उसको मिट्टी में जो है मिट्टी के साथ कांटेक्ट उसका कराया जाता है, जिससे उसमें रूटिंग जो है बढ़ जाती है और जिसके कारण जो है फिर हम उसको बाद में कट कर देते हैं और अलग से जो है वो पौधे के रूप में लगाया जा सकता है। ओके,
तो ये क्या कहलाता है हमारे पास, इसे जो है क्या कहा जाता है, एयर लेयरिंग। एयर लेयरिंग क्यों कहा इसको, क्योंकि हमने जो है बिल्कुल ये पौधा बड़ा था, बिल्कुल हवा में ही हमने क्या कर दिया, एक और पौधा यहाँ पर तैयार कर दिया, इसे हम एयर लेयरिंग कहते हैं। इसके अलावा कुछ मोल्ड लेयरिंग भी होता है, ठीक है। मोल्ड लेयरिंग में क्या होता है आपका, जो सबसे नीचे की ब्रांच होगी उसको हम नीचे की ओर खींच देंगे, भी प्रेस कर देंगे, और जो जमीन है देखिए मिट्टी है, मिट्टी के साथ जो है उसको अटैच करा देंगे, यहाँ पर उसमें कट लगा दिया जाएगा, आगे जो भी पौधा तैयार होगा उसको फिर अलग कर लिया जाएगा यहाँ से, ठीक है। तो ये मोल्ड लेयरिंग हो गया। एयर लेयरिंग इसीलिए कहा जाता है क्योंकि ये बिल्कुल एक तरह से जो स्टैंडिंग पौधा रहता है, ठीक है, जो खड़ा हुआ पौधा रहता है उसमें जो है उसकी एक ब्रांच में ये कर लिया जाता है। ओके, तो ऐसे कर दिया जाता है इसको। तो ऐसा जो मेथड है ये आपका कहाँ पर अपनाया जाता है, लीची में अपनाया जाता है। ध्यान देना आपने, किस में अपनाया जाता है भाई, लीची में जो है अपनाया जाता है। अब बात करें देखिए लीची के अलावा अगर हम यहाँ पर देखें जो दूसरे फ्रूट्स दिए गए हैं, तो ग्रेप्स में क्या होता है भाई, कटिंग होता है, आपने देखा भी होगा, ग्रेप्स की जो है हम कलम लगाते हैं जिसे कटिंग कहा जाता है, ठीक है। बनाना में हो गया हमारे पास स्वर्ण शकर का इस्तेमाल किया जाता है भी, और एप्पल में जो है हमारे पास टंग ग्राफ्टिंग का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। और बाई सीड भी होता है, ये भी ध्यान रखना है, एप्पल जो है बाई सीड भी प्रोपागेट होता है, रूट स्टॉक अगर प्रोड्यूस करना हो बाई सीड भी होता है। बाकी आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपागेशन में जो है यहाँ पर आपका क्या यूज होता है, टंग ग्राफ्टिंग यूज होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, हु फर्स्ट एक्सपेरिमेंटली डेमोन्स्ट्रेटेड द फोटोट्रॉपिक रिस्पॉन्स इन कैनरी ग्रास कोल्यूप्टाइल्स लीडिंग टू द डिस्कवरी ऑफ ऑक्सिन। देखिए यहाँ पर जो अगर हम बात करें तो देखिए ऑक्सीजन की डिस्कवरी के लिए जो है यहाँ पर पहले भी बहुत सारे एक्सपेरिमेंट हुए जहां से थोड़ा ये हिंट मिला कि प्लांट में कोई ना कोई ऐसा केमिकल या कोई ना कोई ऐसा सब्सटेंस है जो प्लांट ग्रोथ को क्या करता है, एक तरह से प्रमोट करता है, ठीक है। तो यहाँ पर एक्सपेरिमेंटली जो है देखा गया फोटोट्रॉपिक रिस्पॉन्स जो है यहाँ पर नोट किया गया कैनरी ग्रास का, कि वो जो है क्या कर रहा है, लाइट की ओर जो है वो ग्रो हो रहा है, जैसे जैसे डायरेक्शन ऑफ लाइट है वैसे वैसे जो है वो भी पौधा भी उधर की ओर क्या हो जा रहा है, ग्रो हो जा रहा है। उसका जो कोल्यूप्टाइल है, ठीक है, वो जो है उसी की ओर, लाइट की ओर जो है ज्यादा क्या कर रहा है, फेस कर रहा है, फेवर कर रहा है, ठीक है। तो इस तरह से अगर हम यहाँ पर बात करें देखिए, तो ये जो डिस्कवरी थी ये किसके द्वारा की गई थी, ये की गई थी चार्ल्स डार्विन एंड फ्रांसिस डार्विन के द्वारा। सबसे पहले जो है ये एक तरह से एक्सपेरिमेंटली बताया गया था फोटोट्रॉपिक रिस्पॉन्स के बारे में, ठीक है। जो बाद में पता चला कि ये जो रिस्पॉन्स है किसके द्वारा है, ये ऑक्सीजन की वजह से जो वहां पर देखने को मिल रहा है। यानी कि जो कोल्यूप्टाइल रीजन रहता है, जो प्ल्यूम्यूल वाला रीजन था, जैसे प्ल्यूम्यूल से क्या बन गया भाई, ये ऊपर वाला पोर्शन जो है प्लांट का बन गया, तो ये नीचे वाला पोर्शन हमारे पास अगर हम बात करें तो ये क्या हो जाता है, इस तरह से थोड़ा बेंड हो जाता है। जब जर्मिनेट होता है तो लाइट की ओर, जहां से लाइट पड़ रही है उस पोर्शन की ओर थोड़ा क्या हो जाता है, बेंड जो है ये हो जाता है, ठीक है, बेंडिंग हो जाती है किसकी, कोल्यूप्टाइल रीजन की। तो यहां से पता चला फिर बाद में ऑक्सीजन के बारे में कि ऑक्सीजन जो है इसके लिए रिस्पॉन्सिबल जो है यहाँ पर होता है, ठीक है। इसके बाद देखिए, हु कॉइन्ड द टर्म फाइटो हार्मोन टू डिस्क्राइब प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर, किसके द्वारा जो है फाइटो हार्मोन टर्म यहाँ पर दी गई थी। देखिए पहले भी हमने इस क्वेश्चन के बारे में बात की, तो किसके द्वारा दी गई थी फाइटो हार्मोन, ये जो है थाइमन के द्वारा दी गई थी, ठीक है, पहले भी हमने इसके बारे में बात की है, ओके। और जो FW वेंट है इनके द्वारा जो है ऑक्सीजन की डिस्कवरी की गई थी, ध्यान देना किसके द्वारा, ऑक्सीजन की डिस्कवरी जो है इनके द्वारा FW वेंट के द्वारा की गई थी। आगे देखिए, विच साइंटिस्ट डिस्कवर जिब्रेलिन व्हाइल स्टडिंग द फुलिश सीडलिंग डिजीज ऑफ राइस। देखिए फुलिश सीडलिंग डिजीज ऑफ राइस के बारे में हमने जान लिया पिछले क्वेश्चन में, तो किसके द्वारा जो है ये यहाँ पर ढूंढा गया था, किसके द्वारा जो है डिस्कवरी ये यहाँ पर की गई थी फुलिश सीडलिंग ऑफ राइस पे, किसने जो है यहाँ पर काम किया था, तो किसके द्वारा किया गया था, कुरोसावा के द्वारा किया गया था, जिनको जो है जीए यानी कि जो जिब्रेलिन है उसका जो है इनको क्या माना जाता है, डिस्कवरर भी इनको माना जाता है, इन्वेंटर माना जाता है, ठीक है। तो जिब्रेलिन की डिस्कवरी कुरोसावा के द्वारा की गई। अगला देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु आइडेंटिफाइड इथाइलिन एज अ प्लांट हार्मोन एंड लेटर केमिकली कैरेक्टराइज्ड इट, किसके द्वारा जो है इथाइलिन गैस को प्लांट हार्मोन की तरह जो है यहाँ पर एक तरह से देखा गया, आइडेंटिफाई किया गया कि इसमें जो है प्लांट हार्मोन की तरह जो इसमें क्या पाए जाते हैं, एक तरह से कैरेक्टरिस्टिक पाए जाते हैं जो अदर प्लांट हार्मोन में हमें देखने को मिलते हैं, और ये भी क्या है, प्लांट हार्मोन की तरह क्या करता है, काम करता है, और प्लांट में जो है ये इन्वॉल्व होता है, प्लांट की ग्रोथ को रेगुलेट करने में जो है हेल्प करता है। सबसे पहले जो है इसके हार्मोनल कैरेक्टरिस्टिक का पता किसके द्वारा जो है लगाया गया था। इसके अगर हम बात करें तो आपके पास राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, देखिए ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। कजिन्स एंड गेन के द्वारा जो है इथाइलिन की डिस्कवरी की गई थी, ठीक है, ये आपने ध्यान रखना है। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, द सिंथेटिक साइटोकाइनिन जिसे हम काइनेटिन कहते हैं, ठीक है, जो आर्टिफिशियली बनाया गया साइटोकाइनिन है, ओके, फर्स्ट आइसोलेटेड बाय विच पेयर ऑफ साइंटिस्ट फ्रॉम हेरिंग स्पर्म डीएनए। हेरिंग स्पर्म डीएनए, हेरिंग क्या है, एक फिश है, ठीक है, हेरिंग फिश का जो स्पर्म रहता है उसके डीएनए से जो है काइनेटिन को यहाँ पर जो है एक तरह से आइसोलेट किया गया था सबसे पहले, ठीक है।
जो काइनेटिन क्या है, एक तरह का साइटोकाइनिन है, जैसे जिएटिन है वैसे ही काइनेटिन है जो एक तरह का क्या है, साइटोकाइनिन, जो हमें देखने को मिलता है। किसके द्वारा जो है ये अलग किया गया था, हेरिंग जो फिश रहती है उसके स्पर्म के डीएनए से जो है सबसे पहले इसको अलग किया गया था। तो ये किया गया था स्कूग एंड मिलर के द्वारा, ये ध्यान रखना, किसके द्वारा, स्कूग एंड मिलर के द्वारा ये किया गया था। क्लियर है भाई, जितने भी साइंटिस्ट के बारे में हमने डिफरेंट यहाँ पर देखा तो इनको आपने याद रखना है, ध्यान रखना है, ठीक है। अब देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चंस हमारे होंगे वो होंगे माइक्रो प्रोपगेशन के बेस पर। देखिए सबसे पहला यहाँ पर माइक्रो प्रोपगेशन इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, देखिए किस प्रिंसिपल के ऊपर जो है आधारित है, किस सिद्धांत के ऊपर आधारित है। पहला आया टोटिपोटेंसी, सेकंड आया पॉलीप्लॉइडी, थर्ड है एपोमिक्स और फोर्थ है सोमा क्लोनल वेरिएशन। तो इसमें राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। टोटिपोटेंसी का मतलब हमारे पास क्या रहता है, जो पर्टिकुलर कोई भी सेल है उसकी जो एक तरह से दूसरी बार फिर से बार बार उसकी जो रेप्लिकेशन होने की, डुप्लीकेशन होने की, या उसकी जो रीजनरेट होने की जो कैपेबिलिटी होती है उसे हम क्या कहते हैं, उसे जो है टोटिपोटेंसी कहा जाता है। तो उसी कैपेबिलिटी के आधार पर, क्योंकि हमें पता है कि जो एक सेल अगर हम लेंगे वो भी जो है रीजनरेट होकर के डिवाइड होकर के जो है प्लांट बना देगी। एक नंबर ऑफ सेल्स अगर हम लेंगे यानी कि टिश्यू अगर हम लेंगे, ठीक है, चाहे सेल लें या इसके अलावा हम टिश्यू लें, ये क्या कर जाएंगे, एक प्लांट में डेवलप हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि हमें पता है कि जो सेल है वो डिवाइड होती है, टिश्यू जो है डिवाइड होते हैं और जो है ये डिफरेंशिएट हो जाते हैं, यानी कि ऑर्गेनोजेनेसिस इनमें होती है। क्या होती है इनमें, ऑर्गेनोजेनेसिस होती है, यानी कि इनमें रूट स्टेम लीफ जो है सारे के सारे बन जाएंगे, ठीक है। ऑर्गेनोजेनेसिस जो है इनमें देखी जाती है। तो इसी फैक्टर को ध्यान में रखते हुए हम टिश्यू कल्चर करते हैं। किसको ध्यान में रखते हो, टोटिपोटेंसी को ध्यान में रखते हैं, जो रीजेनरेटिव कैपेसिटी होती है सेल्स की और टिश्यूज की, ठीक है। पॉलीप्लॉइडी का मतलब क्या है, देखिए ऐसे पर्टिकुलर कोई भी इंडिविजुअल जिसमें जो है नंबर ऑफ क्रोमोसोम के सेट जो है वहां पर अवेलेबल रहते हैं उसे हम पॉलीप्लॉइडी कहते हैं। प्लॉइडी लेवल क्या होता है, क्रोमोसोम का जो पर्टिकुलर नंबर ऑफ सेट वहां पर अवेलेबल है, ठीक है। जैसे पॉलीप्लॉइडी में आपका मोनोप्लॉइड हो गया, ठीक है, या इसके अलावा देखा जाए तो डिप्लॉइड हो गया, ठीक है, या हैप्लॉइड हो गया। डिप्लॉइड का मतलब क्या है, जिसमें जो है आपका हैप्लॉइड हो गया, ठीक है। डिप्लॉइड का मतलब क्या रहता है, 2n से इसे डिनोट किया जाता है, यानी कि यहाँ पर कंप्लीट सेट ऑफ क्रोमोसोम है। जब यही कंप्लीट सेट जो है आधा रह जाता है, हाफ होता है, कब, रिप्रोडक्शन के टाइम पे जब ये हाफ होता है तब इसे हम हैप्लॉइड सेट कहते हैं, n कहा जाता है इसे, ठीक है। तो ये हमारे पास इसे प्लॉइडी लेवल कहा जाता है। एपोमिक्सिस क्या होता है यहाँ पर, एपोमिक्सिस यानी कि जब जो है यहाँ पर बिना किसी फर्टिलाइजेशन के जो है प्रॉपर्ली सीड डेवलप हो जाए। जो आपका मोस्ट कॉमनली एपोमिक्सिस जो है सिट्रस में हमें देखने को मिलता है, ठीक है, सिट्रस में हमें एपोमिक्सिस देखने को मिलता है, ठीक है। यानी कि जहां पर सीड जो डेवलप हो जाए बिना फर्टिलाइजेशन के, यहाँ पर प्रॉपर्ली सीड जब तैयार हो जाए उसे हम एपोमिक्सिस कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर राइट आंसर टोटिपोटेंसी हो जाएगा। सेकंड देखिए, द मोस्ट कॉमनली यूज्ड मीडियम इन माइक्रो प्रोपगेशन, ये आपने ध्यान रखना है। देखिए एमएस मीडिया यानी कि जिसे हम मुराशिक एंड स्कूग मीडिया के नाम से जानते हैं, ये सबसे ज्यादा इस्तेमाल में लाए जाने वाला जो है मीडिया रहता है, ठीक है, ये आपने ध्यान रखना है। मीडिया यानी कि हमने अभी बात की कि हम सेल को, टिश्यू को जो है क्या करते हैं, कल्चर करते हैं। तो कल्चर करने के लिए हमारे पास स्पेसिफिक जो है क्या होता है, एक मिक्सचर होता है, ठीक है, जिसमें सारे के सारे न्यूट्रेंट हो या जितनी भी रिक्वायरमेंट होती है पौधे की वो उसमें उसको मिले, ताकि पौधा उसमें सही से ग्रो कर जाए, वो सेल जो उसमें ग्रो कर जाए। तो वो जो मीडिया है, ठीक है, वो कौन सा है, सबसे ज्यादा कॉमनली जो इस्तेमाल में लाया जाता है एमएस मीडिया है, मुराशिग एंड स्कूग मीडिया है। ये मुराशिग एंड स्कूग के द्वारा ही डिस्कवर किया गया था, इसलिए इसका नाम एमएस मीडिया रखा गया है। अगला देखिए, विच कल्चर इज यूज्ड टू एलिमिनेट वायरसेस फ्रॉम प्लांट्स। देखिए यहां पर देखा जाए तो मोस्ट कॉमनली जब भी हम टिश्यू कल्चर करते हैं तो वहां पर क्या होता है भैया, आपका पर्टिकुलरली देखा जाए तो एसेप्टिक कंडीशन में किया जाता है, यानी कि डिजीज या पैथोजन वगैरह वहां से साइड कर दिए जाते हैं, सारे के सारे उनको जो है स्टरलाइज कर दिया जाता है, वो बिल्कुल सैनिटरी कंडीशन में हम जो है ये करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, अगर हमें वायरस फ्री सीडलिंग जो है यहाँ पर तैयार करनी है तो इनमें से कौन सा सबसे सही जो है हमारे लिए एक तरह का कल्चर मेथड रहेगा। तो देखिए इसमें दिया गया है कैलस कल्चर, यानी कि जहां पर हम क्या करते हैं भाई, कैलस को लेकर के जो है कल्चर करते हैं, या जो सेल है, सेल से क्या बनता है, सेल से जो है पहले ग्रुप बंच बनेगा एक सेल का, जिसे हम कैलस कहेंगे, ठीक है। वो अनडिफरेंशिएटेड मास होगा, यानी कि एक जो है एक तरह का ये बंच बन जाएगा, जिसमें हम ये नहीं बता सकते कि कौन सा रूट स्टेम लीफ कहाँ से निकलने वाला है, कहाँ है क्या नहीं है, ठीक है। उसको डिफरेंशिएट नहीं कर सकते सेल के एक ऐसे मास को हम कैलस कहते हैं, ठीक है। जब उसको हम कल्चर करते हैं फिर जो है वो डिवाइड होता है, जो है कैलस डिसइंटीग्रेट होता है और अलग अलग जो है वो इंडिविजुअली प्लांट को क्या करता है, डेवलप करता है। फिर आता है मेरिस्टेम कल्चर हमारे पास, ठीक है, तो ये राइट आंसर हो जाएगा। जब भी देखिए वायरस फ्री प्लांट को प्रोड्यूस करने की बात आए तो मेरिस्टेम
कल्चर का हम इस्तेमाल करते हैं जिसमें जो देखिए हमने बात की थी कि जो एपिकल डोमिनेंस है वो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में होती है, वहां पर ऑक्सीजन का अमाउंट ज्यादा होता है। तो देखिए वहां पर जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है ये कंटिन्यूसली डिवाइडिंग टिश्यू है भाई, ठीक है। कैसे है ये? कंटिन्यूसली, या जिसे हम जो है रैपिड डिवाइडिंग टिश्यू कहते हैं, ठीक है। कैसे है ये? रैपिडली डिवाइडिंग टिश्यू जो है ये होते हैं, यानी कि बड़े फास्ट क्या होते हैं, ये डिवाइड करते हैं, और उतने फास्ट जो है वायरसेस वहां पर प्रोलिफरेट नहीं कर पाते। तो ये रह जाएगा वायरस, अगर वहां पर है भी तो किसी एक आधी सेल में रह जाएगा, बाकी पूरा का पूरा जो है पौधा उतने में काफी बड़ा हो जाएगा और इजीली हम उसको एलिमिनेट जो है कर सकते हैं जो वायरसेस वहां पर रहते हैं। तो क्योंकि ये फास्ट मेथड होता है, मेरिस्टेम जो है बिल्कुल कंटिन्यूसली डिवाइड करता है, फास्ट डिवाइड करता है, जितनी फास्ट जो है वायरस डिवाइड नहीं कर पाता खुद को, तो इसलिए जो हम वायरस फ्री मेथड जो है हमारे पास ये देखने को मिलता है। ऑर्गन कल्चर क्या हुआ? जहां पर हम जो है डायरेक्ट लीफ का थोड़ा सा पार्ट ले लिया, रूट का थोड़ा सा पार्ट ले लिया, ठीक है, उसे ऑर्गन कल्चर कहा जाता है। ओव्यूल कल्चर में हम क्या करते हैं भाई? ओव्यूल लेते हैं, यहाँ पर जो ओव्यूल है, ठीक है, ओवरी को हम जो है वहां पर क्या कर देते हैं? बाइसेक्ट कर देते हैं, और उसके बाद जो है उसके अंदर से ओव्यूल निकाल करके उसको जो है कल्चर मीडिया में ग्रो करने देते हैं, ठीक है। और ओव्यूल से क्या बनेगा? मैच्योरिटी पर इससे सीड बनेगा, बट हमने जो है स्टार्टिंग में ही उसके कैरेक्टरिस्टिक को यूज कर लिया। अगला देखिए, फर्स्ट प्लांट यूज इन कैलस कल्चर। कैलस कल्चर में जो है सबसे पहले, यानी कि किस पौधे का इस्तेमाल जो है कैलस कल्चर में सबसे पहले किया गया था, या किस पौधे में जो है कैलस कल्चर का इस्तेमाल सबसे पहले किया गया था? अगर हम इसकी बात करें तो राइट आंसर आपके पास कौन सा हो जाएगा? कैरेट हो जाएगा, ध्यान रखना है, ठीक है। कैरेट में सबसे पहले जो है कैलस कल्चर को यहाँ पर अपनाया गया था। आगे देखिए, बात करते हैं स्टेज 4 ऑफ माइक्रो प्रोपगेशन इन्वॉल्व। माइक्रो प्रोपगेशन क्या है हमारे पास? जब हम लेबोरेटरी में इनविट्रो कंडीशन में जो है ऐसे ही प्लांट के इन छोटे छोटे भागों का इस्तेमाल जो है एक बड़े पौधे को बनाने के लिए करते हैं, ठीक है, तो उसे हम माइक्रो प्रोपगेशन कहते हैं। तो इसमें देखिए डिफरेंट स्टेजेस हमारे पास रहती है, मोस्ट कॉमनली 4 स्टेजेस हमारे पास यहाँ पर देखने को मिलती है। एक हो गया आपके पास स्टेज 1 हो गया, ठीक है, इसके बाद सेकेंड हो गया, थर्ड हो गया और फोर्थ हो गया। इस तरह से 4 स्टेजेस हमारे पास देखने को मिलती है। तो देखिए स्टेज फर्स्ट में क्या करते हैं हम, इसको अगर हम ध्यान में रखते हुए बात करें तो स्टेज फर्स्ट में किया जाता है, पहले तो हम क्या कर लेंगे? कलेक्ट कर लेंगे भाई अच्छे तरीके से, जिसको हमने जो है प्रोपागेट करना, चाहे सेल है चाहे टिश्यू है, फिर उसको अच्छे से स्टेरिलाइज करना है, ओके। और स्टेरिलाइज करने के बाद हम उसको क्या कर देंगे? एस्टेब्लिश कर देंगे, ठीक है, यानी कि एस्टेब्लिशमेंट उसकी की जाएगी फर्स्ट स्टेज में, ओके। एस्टेब्लिशमेंट हो गई। अब एस्टेब्लिशमेंट के बाद अगर हम यहाँ पर बात करें तो धीरे धीरे क्या होगा भाई, यहाँ पर वो जो है एडेप्ट करना वहां पर शुरू करेगा, ठीक है, यानी कि क्या करेगा, होगा उसकी एडेप्टेशन जो है वहां पर उसकी देखी जाएगी, ठीक है। एडेप्टेशन जो है वहां पर उसकी देखी जाएगी, वो कल्चर मीडिया में एडेप्ट होगा और धीरे धीरे जो उसमें ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है, ठीक है। तो कौन सा है हमारे पास यहाँ पर? ग्रोथ डेवलपमेंट जो है हमारे पास यहाँ पर देखने को मिलेगी। फिर धीरे धीरे वो ग्रो करेगा, डेवलप करेगा, ऑर्गेनोजेनेसिस जो है उसमें होगी, ओके, ऑर्गेनोजेनेसिस उसमें होगी। और जो लास्ट स्टेज हमारे पास आती है, चौथी स्टेज, जिसे हम कहते हैं एक्लिमेटाइजेशन। एक्लिमेटाइजेशन जो है इसे कहा जाता है, ठीक है। कौन सी जो फोर्थ स्टेज है कौन सी होती है? वो एक्लिमेटाइजेशन स्टेज होती है। इसका मतलब क्या है कि पर्टिकुलरली ये जो लैब में तैयार हुआ है, अभी तक इसने जो है, इस प्लांट ने बाहर की कंडीशन को फेस नहीं किया है भाई, ठीक है। बाहर की कंडीशन को जो इसने अभी तक फेस नहीं किया है, तो इसलिए जब हम इस प्लांट को जो यहाँ पर तैयार हुआ है, जब इसको हम बाहर के एनवायरनमेंट में एकदम से अगर डाल दिया हमने इसको, या फील्ड में लगा लिया, खेत में लगा लिया, तो ये मर सकता है बाहर की कंडीशन के इफेक्ट से। सनलाइट होगी, हवा चलेगी, तो उसमें जो है इसको आदत नहीं है, क्योंकि ये जो है बिल्कुल ऐसी फ्री कंडीशन में रहा है। डिजीज भी बाहर होगी, पैथोजन भी बाहर होंगे। अब इतने बड़े खेत में तो रोका नहीं जा सकता, हवा के थ्रू आ सकते, कैसे भी आ सकते हैं, सॉइल में हो सकते हैं। तो इसलिए हम क्या करते हैं, लगभग जो है यहाँ पर 7 से 10 दिन पहले तो जो क्या किया जाता है, उसको जो है बीच बीच में हम जो है बाहर के एनवायरनमेंट में रखते जाते हैं, उन पौधों को बाहर के एनवायरनमेंट में रखते उसको जाएंगे, जिसे क्या कहा जाता है? हार्डनिंग कहा जाता है, ठीक है। क्या कहा जाता है इसे? हार्डनिंग जो है इसे कहा जाता है, या हार्डनिंग ऑफ सीडलिंग के नाम से हम इसे जानते हैं। कि जैसे हमने जो है 2-4 घंटे के लिए उसको धूप में रख दिया, फिर वापस से जो है जो अंदर की लैब की कंडीशन होगी उसमें रख दिया उसको, ठीक है। अगले दिन फिर जो है उसको थोड़ी देर के लिए धूप में रखा, या बाहर की हवा में, यानी कि बाहर की कंडीशन में रखा, फिर से जो है उसको बाहर अंदर रख दिया प्लांट्स को, ठीक है। तो उसे हम हार्डनिंग कहते हैं। यानी इससे क्या होती है? एक्लिमेटाइजेशन होती है, यानी कि जो नया एनवायरनमेंट उसको मिलना है, उसमें जो है प्रॉपर्ली क्या हो? एडेप्टेशन जो है उसकी सही से हो, ठीक है। एडेप्टेशन टू फील्ड कंडीशन, ठीक है, ये आपने ध्यान रखना है। जो प्रॉपर फील्ड कंडीशन में जब हम उसको लगाएंगे तो वहां पर उसको प्रॉपर्ली जो है वो एडेप्ट हो सके, ठीक है। तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे कहा जाता है एक्लिमेटाइजेशन। जो ये एडेप्टेशन करते हैं कंडीशन के अकॉर्डिंग, कि अभी ये लैब में था, अब जो है क्या हो जाएगा, ये फील्ड कंडीशन में या जो पॉली हाउस में हम इसे लगा रहे हैं वहां के लिए एडेप्ट हो जाएगा।
तो उस प्रोसेस को एक्लिमेटाइजेशन जो है कह जाते हैं कि ये पौधा अपने आप को उस एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग जो है धीरे धीरे ढालता है। ठीक है, आगे देखिए प्रोटोप्लास्ट आर ऑब्टेन्ड बाय रिमूवल ऑफ। देखिए हमने प्रीवियस क्लास में भी बात की थी कि जैसे हमारे पास सेल में जो है एक तो लिक्विड पोर्शन हो गया जिसे हम जो है साइटोप्लाज्म कहते हैं, ठीक है, और दूसरा हमारे पास क्या होता है जो ऑर्गेनेलिज होती है उसे हम प्रोटोप्लास्ट कहते हैं। ठीक है, प्रोटोप्लास्ट कहते हैं, दोनों को मिलाकर के प्रोटोप्लाज्म कहा जाता है। ओके, क्या कहा जाता है? प्रोटोप्लाज्म जो है दोनों को मिलाकर के हम यहाँ पर कहते हैं। ओके, तो यहाँ पर देखिए जो प्रोटोप्लास्ट है यानी कि जो डिफरेंट वहां पर ऑर्गेनेलिज है या जो सॉलिड मटेरियल या जो अलग अलग ऑर्गेनेलिज सेल के अंतर्गत पाए जा रहे हैं, ठीक है, उसको हम कैसे जो है यहाँ पर निकाल सकते हैं। यानी कि हमने क्या किया, सेल वॉल के अलावा जो सेल होती है, जैसे ये कंप्लीट सेल है, ठीक है, और इसमें जो है सेल मेम्ब्रेन भी है। ओके, सेल मेम्ब्रेन भी है और अंदर जो है इसमें ऑर्गेनेलिज हमें देखने को मिलती हैं अलग अलग। तो ये जो सेल वॉल है इसको जब हम क्या कर देते हैं, सेल वॉल को पूरी तरह से सेल से क्या कर देते हैं, अलग कर देते हैं और सिर्फ यहाँ पर मेम्ब्रेन बच जाती है, तो उसे हम क्या कहते हैं, एक तरह से प्रोटोप्लास्ट जो उसे कहा जाता है। और जब बिना सेल वॉल वाली सेल का हम कल्चर करते हैं तो उसे हम प्रोटोप्लास्ट कल्चर कहते हैं। तो अब ये प्रोटोप्लास्ट हम निकालेंगे कैसे भाई, वहां से किस तरह से क्या किया जाता है और कैसे हम किस पार्ट को हमें रिमूव करना रहता है। तो सिंपल सी बात है, हमें क्या रिमूव करना रहता है, वहां पर प्रोटोप्लास्ट बनाने के लिए हमें सेल वॉल को रिमूव करना रहता है। ध्यान देना, किसको? सेल वॉल को हमें यहाँ पर रिमूव करना रहता है, तब जाकर के हमारे पास प्रोटोप्लास्ट आता है। यानी कि प्रोटोप्लास्ट मतलब ऐसी सेल जिसमें सेल वॉल ना हो। ठीक है, सेल विदाउट सेल वॉल। तो यहाँ पर हमें रिमूव क्या करनी पड़ेगी, सेल वॉल करनी पड़ेगी। अगला देखिए, आर्टिफिशियल सीड आर डेवलप यूजिंग। देखिए जो आर्टिफिशियल सीड है वो किसके इस्तेमाल से जो हम यहाँ पर डेवलप करते हैं। देखिए एक तो ट्रू सीड हो गया हमारे पास, जो बीज होता है जो फूलों के अंदर ओवरी के अंदर जो है ओव्यूल तैयार होता है उसे सीड कहते हैं, ट्रू सीड है। इसके अलावा जो है हमारे पास एक सिंथेटिक सीड होता है, आर्टिफिशियली हम जो है बीजों को बना सकते हैं। तो वहां पर हम किस पदार्थ का या किस पार्ट का जो हम इस्तेमाल करते हैं, सोमेटिक एम्ब्रियो का इस्तेमाल करेंगे, कैलस का या ऑर्गेनोजेनेसिस का या पोलन ग्रेन का, किसके इस्तेमाल से जो हम आर्टिफिशियल सीड बनाएंगे, किसके इस्तेमाल से बनाएंगे भाई, सोमेटिक एम्ब्रियो के इस्तेमाल से बनाएंगे। सोमेटिक एम्ब्रियो की फॉर्म में हम जो है किसी भी एक प्लांट टिप ले ली भाई, ठीक है, हमने क्या ले ली, एक प्लांट की टिप ले ली, टिप पोर्शन ले लिया, ठीक है, उसे हम क्या कहेंगे, सोमेटिक एम्ब्रियो कहेंगे। देखिए सोमेटिक टर्म जहां पर यूज होती है यानी कि वो क्या है आपका, कैसी सेल है वो जो है फिजिकल स्ट्रक्चर बनाने वाली सेल है। ठीक है, फिजिकल स्ट्रक्चर बनाने वाली जो सेल है उसे सोमेटिक सेल कहते हैं। वहीं पर जो देखिए गैमेट बनाने वाली सेल होती है, ठीक है, गैमेट बनाने वाली सेल होती है उसे हम सेक्सुअल सेल कहेंगे। क्या कहेंगे उसे, सेक्सुअल या जेनरेटिव सेल जो है उसे कहा जाता है, सेक्सुअल या जेनरेटिव सेल कहा जाता है। बाकी जो आपके पास ये सोमेटिक सेल होती है, सोमेटिक सेल क्या बनाती है, फिजिकल स्ट्रक्चर बनाती है। जैसे प्लांट में जो पोलन ग्रेन के अंदर जो गैमेट बनेगा वो कौन बनाएगा, वो बनाएगा जेनरेटिव सेल। ठीक है, और इसके अलावा जो प्लांट में पत्तियां है, रूट है, तना है, ठीक है, वो सारी चीजें वो कौन बनाएगी, वो बनाएगी सोमेटिक सेल्स। तो उन्हीं में से हम क्या करते हैं, तो जो टिप बनेगी प्लांट की, ठीक है, जो अपेक्स होगा, जो टिप होगा पौधे का, ठीक है, जो प्लांट की टिप होगी, ओके, या शूट होगी, उसमें जो नया बड आ रहा होगा छोटा सा, वो किससे बनेगा, वो भी सोमेटिक सेल से बनेगा। ठीक है, तो अब जब उस टिप को हम एक तरह से किसी एक आर्टिफिशियल स्ट्रक्चर में एनक्लोज कर दें जिसमें न्यूट्रिएंट भी हो, प्रॉपर जो है सीड कोट की तरह भी काम करने वाला उसमें स्ट्रक्चर हो, ठीक है, तो उसे हम क्या कहते हैं, और फिर उसको हम बीज के आकार में ले आते हैं, ऐसे गोले गोले आकार में ले आते हैं, फिर जो हम उसको सोइंग के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ऐसे जो बीज हैं वो सिंथेटिक सीड या आर्टिफिशियल सीड कहलाते हैं। ठीक है, जिसमें क्या रहेगा हमारे पास स्ट्रक्चर इस तरह का रहता है, जैसे इसमें जो हमने सीड कोट तैयार कर लिया, अभी सीड कोट जो है तैयार कर लिया, अंदर जो है उसमें क्या रहेंगे, न्यूट्रिएंट्स जो है उसमें हमें देखने को मिलेंगे। ठीक है, क्या रहेंगे उसमें, न्यूट्रिएंट्स रहेंगे, और अंदर जो है वही छोटा सा पार्ट रहेगा जो एम्ब्रियो होगा, वो भी कौन सा एम्ब्रियो होगा, सोमेटिक एम्ब्रियो होगा। तो इस तरह का एक सिंथेटिक सीड हम तैयार कर लेते हैं। ओके, वो सोमेटिक एम्ब्रियो से तैयार होता है। आगे देखिए, फर्स्ट हैप्लॉइड प्लांट बाय एंथर कल्चर वाज प्रोड्यूस्ड इन। सबसे पहला एंथर कल्चर के द्वारा जो हैप्लॉइड प्लांट बनाया गया था वो कौन सा प्लांट जो है यहाँ पर था, वो आपको जो है यहाँ पर बताना है। देखिए इसका राइट आंसर हमारे पास क्या हो जाएगा, धतूरा हो जाएगा। ठीक है, धतूरा स्ट्रेमोनियम जिसे कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है भाई, धतूरा स्ट्रेमोनियम जो है इसे बोटेनिकली कहा जाता है। तो ये सबसे पहले जो है एंथर कल्चर के द्वारा, यानी कि प्लांट के फूल में जो एंथर होते हैं उन एंथर को जो है मीडिया में रख दिया गया था और उन एंथर से फिर ये पूरा का पूरा पौधा जो है डेवलप कर दिया गया था। ठीक है, अब हम एंथर को जानते हैं कैसे होते हैं, हैप्लॉइड होते हैं, क्योंकि उसके अंदर गैमेट है भाई, तो वो कैसा होगा, हैप्लॉइड होगा, यानी कि एन नंबर होगा। फिर जो है इसमें कॉल्चिसिन की स्प्रे की जाती है, ध्यान रखना है, केमिकल आता है कौन सा, कॉल्चिसिन आता है,
कॉल्चिसिन जो है क्या करता है, क्रोमोसोम को डुप्लीकेट करने का काम करता है। अब ये जो प्लांट तैयार हुए ये तो हमारे पास हैप्लॉइड प्लांट तैयार हुए, अब इसको डिप्लॉइड बनाने के लिए हम क्या करते हैं, कॉल्चिसिन की एप्लीकेशन करते हैं, जिसका काम डुप्लीकेशन ऑफ क्रोमोसोम रहता है। ठीक है, यानी कि क्रोमोसोम का नंबर डबल हो जाएगा तो एन का डबल क्या हो जाएगा, यहाँ पर 2n हो जाएगा। तो 2n बनाने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर इस्तेमाल किसका करते हैं, कॉल्चिसिन का इस्तेमाल यहाँ पर करते हैं। उसकी स्प्रे कर दी जाती है, 1% सोल्यूशन की करते हैं। ठीक है, कितने, 1% सोल्यूशन की करते हैं। अगला देखिए, विच हार्मोन प्रमोट शूट मल्टीप्लिकेशन इन टिश्यू कल्चर। इसमें से शूट मल्टीप्लिकेशन को प्रमोट करने का काम जो है किसका रहता है, किस हार्मोन का जो है यहाँ पर शूट मल्टीप्लिकेशन का काम रहता है। तो देखिए, शूट मल्टीप्लिकेशन का मतलब क्या है कि बहुत सारी टहनियां बनना, ठीक है, ब्रांचेस ज्यादा बनना, पत्तियां ज्यादा बनना। तो कैसे बनेगी, जब सेल डिवीजन होगा, और सेल डिवीजन किसके कारण होता है, सेल डिवीजन होता है साइटोकाइनिन के कारण। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, साइटोकाइनिन राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, लास्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है वो है, विच कल्चर इज बेस्ट फॉर लार्ज स्केल मेटाबोलाइट प्रोडक्शन इन लिक्विड मीडिया। तो देखिए, अगर हम बात करें यहाँ पर, अगर हमें प्लांट बेस्ड जो मेटाबोलाइट्स हैं, ठीक है, जैसे एल्कलॉइड्स हो गया, फिनोलिक्स हो गया, टर्पिनॉइड्स हो गया, अगर हमें पर्टिकुलर किसी यूज के लिए इनको क्या करना है भाई, प्रोड्यूस करना है, लार्ज स्केल में जो है मेटाबोलाइट की प्रोडक्शन करनी है, तो कौन सा कल्चर हम यहाँ पर इनमें से अपनाएंगे, जिससे जो हमारे पास नंबर ऑफ सेल भी ज्यादा रहेंगी और उसमें से ज्यादा जो है मेटाबोलाइट प्रोडक्शन जो है की जा सकती है। तो देखिए, ऑर्गन कल्चर के थ्रू तो हम ज्यादा से ज्यादा जो है एक ऑर्गन का इस्तेमाल करके जो है प्लांट वहां पर डेवलप करते हैं। ठीक है, उससे भी ज्यादा नहीं होगा। मेरिस्टेम से भी हम जो है ज्यादातर जो है एक प्लांट का यहाँ पर क्या करेंगे, प्रोपगेशन जो है ज्यादातर की जाती है। बाकी उसको डिवाइड करके मल्टीपल प्लांट बनाए जा सकते हैं, बट उतने ज्यादा नहीं। ठीक है, बट नेक्स्ट हमारे पास ओवरी कल्चर, तो ओवरी कल्चर करके भी जो है हम मल्टीपल यहाँ पर तैयार नहीं कर सकते, इतनी ज्यादा सेल नहीं बना सकते कि जो आपका ज्यादा अमाउंट में प्रोडक्शन कर सके। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, सेल सस्पेंशन कल्चर। ठीक है, यहाँ पर जो है प्रॉपरली जो कैलस है या सेल्स हैं उनको प्रॉपरली जो है एक सस्पेंशन कल्चर में डाला जाता है, जहां पर प्रॉपरली उनका डिवीजन जो है काफी ज्यादा देखा जाता है, और यहाँ पर इंडिविजुअली जो है हर एक सेल जो है यहाँ पर क्या कर सकती है, फिर सेकेंडरी मेटाबोलाइट की प्रोडक्शन के लिए इस्तेमाल में लाई जा सकती है। तो नंबर ऑफ सेल सबसे ज्यादा कहां पर देखने को मिलेंगे, सेल सस्पेंशन कल्चर में जो हमें देखने को मिलेंगे। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से देखिए, हमने आज की जो ये एमसीक्यू सीरीज है सेकंड क्लास जो हमने इसकी कंप्लीट की, और मोस्ट इंपोर्टेंट जो 30 क्वेश्चन आपके बनते हैं, जिसमें जो है हार्मोन रिलेटेड, फाइटो हार्मोन रिलेटेड क्वेश्चंस के बारे में हमने यहाँ पर बात की। जो प्रोपागेशन मेथड रहते हैं प्लांट्स में, ठीक है, सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल प्रोपागेशन मेथड, उनके बारे में हमने यहाँ पर बात की, और इसके अलावा जो माइक्रो प्रोपागेशन मेथड है उनके बारे में हमने यहाँ पर बात की। साथ ही साथ देखिए, आपको ये बात यहाँ पर ध्यान रखनी है, जो मेजर डिफरेंस हमारे पास सेक्सुअल और एसेक्सुअल प्रोपगेशन में देखने को मिलता है कि जो सेक्सुअल प्रोपगेशन है उससे जो है वेरिएबिलिटी देखने को मिलती है, उससे जो है वेरिएशन आती है। ठीक है, ये ध्यान रखना आपने। ठीक है, ये ध्यान रखना है, काफी इंपॉर्टेंट है। जो सेक्सुअल प्रोपगेशन है उससे क्या देखने को मिलेगी, वेरिएबिलिटी देखने को मिलेगी। एसेक्सुअल प्रोपगेशन से जो है बिल्कुल हमें सेम इंडिविजुअल देखने को मिलेगा। ठीक है, ध्यान रखना है। एसेक्सुअल प्रोपगेशन यानी सीड के थ्रू अगर हम कर रहे हैं तो क्या होगा, वेरिएशंस जो है यहाँ पर आती हैं, वेरिएशन जो है उभरती हैं, क्योंकि सीड जो है कैसे बना है, फ्यूजन से बना हुआ है भाई, फर्टिलाइजेशन से बना हुआ है। अलग अलग जो वहाँ पर मेल और फीमेल गैमेट थे फ्यूज हुए, तो उसमें जो है दोनों के कैरेक्टर इन्वॉल्व रहेंगे, तब उसमें वेरिएशन हो सकती है आगे आगे, जैसे जैसे हम उसको प्रोपगेट करते जाएंगे चेंजेस आ सकते हैं उसमें। ठीक है, यील्ड में चेंज हो गया, या उसके स्ट्रक्चर में, लेंथ, हाइट वगैरह में चेंज आ सकता है पौधे की। बट एसेक्सुअल प्रोपगेशन में जो है यहाँ पर ये चेंजेस नहीं देखे जाते। ठीक है, यहाँ पर जो है किसी तरह के ये चेंजेस नहीं देखने को मिलते। यहाँ पर कैसा बनता है, इंडिविजुअल ट्रू टू टाइप तैयार होता है, यानी कि जैसा पेरेंट था सिमिलर वैसे ही कैरेक्टरिस्टिक के साथ, सिमिलर वैसे ही डीएनए कंपोजिशन के साथ जो है यहाँ पर हमें नेक्स्ट जो प्लांट है वो देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो इस तरह से देखिए, अब मिलेंगे हम नेक्स्ट सेशन में, नेक्स्ट क्लास में इस सीरीज की। ठीक है, क्लास नंबर जो 3rd हमारी होगी। ठीक है, उसमें भी हम कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को लेकर के आएंगे और मोस्ट इंपॉर्टेंट 30 क्वेश्चंस के बारे में जो है डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।